और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एल्कोहल। एल्कोहल क्या होते हैं कि भाई एल्कोहल जो है जल के मोनोएल्किल व्युत्पन्न होते हैं, जल के मोनोएल्किल व्युत्पन्न इन्हें कहा जाता है, या हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न जो होते हैं उन्हें, जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसकी अन्य संयोजकताएं केवल कार्बन या हाइड्रोजन द्वारा ही संतृप्त होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है। इनका IUPAC नाम जो है वो एल्केनॉल होता है, जो पित्र एल्केन के एन को ऑल अनुलग्न द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। मतलब सीधी सी बात है कि यदि आपकी एक कार्बन वाली चेन है, इसमें से यदि आप एक हाइड्रोजन को जो है एक OH माइनस ग्रुप से अगर रिप्लेस कर देते हो तो ये बन जाता है CH3OH। तो यहाँ पर जो पेरेंट चेन है वो क्या है? एल्केन। एल्केन का नाम जो है आप ऐसे लिख देंगे मीथेन, मीथेन का एन आएगा और ऑल का ऑल आ जाएगा, तो नाम इसका हो जाएगा मीथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मीथेनॉल। एल्कोहलों के वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो OH समूह की जो संख्या है उसके आधार पर इन्हें मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक वगैरह में अलग अलग विभक्त किया गया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब है केवल एक OH समूह की उपस्थिति, जैसे मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, इसमें केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जो OH माइनस ग्रुप है उस वही उपस्थित होता है। उसका सामान्य सूत्र है जो CnH2n+1 और OH होता है, या फिर इसको ROH द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार डाइहाइड्रिक एल्कोहल नाम से समझ में आ रहा है कि दो OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल में और प्रोपेन 1,2 डाइऑल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो OH समूह जो हैं एक एल्किल ग्रुप पर उपस्थित हैं, तो ऐसे जो एल्कोहल है वो क्या कहलाते हैं? डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। यदि एक ही कार्बन परमाणु पर एक से ज्यादा OH समूह उपस्थित है तो वो कैसा हो जाता है बेटा? अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थायी हो जाता है। अस्थायी होने की वजह से क्या होता है? यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल जो है निकल के चला जाता है और यह कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित हो जाता है इस भांति। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं, 3 OH समूह की उपस्थिति की वजह से ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बनते हैं। और 4 या 4 से ज्यादा OH ग्रुप यदि उपस्थित है, 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल भी कह सकते हैं। कार्बन की प्रकृति के आधार पर, अब कार्बन की प्रकृति के आधार पर कार्बन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक कार्बन के से जुड़ा हुआ जो OH ग्रुप होगा तो वो क्या कहलाएंगे? प्राथमिक एल्कोहल होंगे, जिससे मिथाइल एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। तो OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कैसा है? प्राथमिक कार्बन है। OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो कैसा है? प्राथमिक कार्बन। और यहाँ भी OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वह है प्राथमिक कार्बन है, होने की वजह से ये प्राइमरी एल्कोहल्स कहलाएंगे। इसी प्रकार द्वितीयक कार्बन से यदि OH समूह जुड़ता है, जिस प्रकार ये वाला OH समूह जो है एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि द्वितीयक कार्बन है, तो द्वितीयक कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, ऐसे बनने वाले एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल कहलाते हैं। इसी प्रकार से तृतीयक एल्कोहल या टर्शरी एल्कोहल्स वो होते हैं, तो कार्बन, ऐसा कार्बन जो तृतीयक कार्बन हो उससे जुड़ा हुआ जो एल्कोहल ग्रुप होता है, ऐसे जो ग्रुप बनते हैं या ऐसे यौगिक जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बनों की प्रकृति के आधार पर यदि इसको देखें तो संतृप्त एल्कोहल और असंतृप्त एल्कोहल। संतृप्त कार्बन चेन है, यानी कि सारे कार्बन एक दूसरे से यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक ही बॉन्ड अगर इसमें प्रेजेंट है, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से जुड़ा हुआ OH समूह जो है जब यौगिक बनाता है, अल्कोहल यौगिक बनाता है, तो वह सैचुरेटेड अल्कोहल्स या संतृप्त एल्कोहल कहलाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा हुआ जो OH समूह होता है वह क्या कहलाता है? संतृप्त एल्कोहलों का निर्माण करता है। आगे बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का नामकरण। अब इसके नामकरण की बात करते हैं तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के नामकरण की जो है सामान्य या निरर्थक जो पद्धति है उसमें आप क्या करते हो कि इस पद्धति में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को एल्किल एल्कोहल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एल्किल एल्कोहल। अब एल्किल एल्कोहल का मतलब है ये मिथाइल ग्रुप अलग, मिथाइल एल्कोहल। ऐसे ही ये 3 कार्बन चेन वाली नॉर्मल प्रोपिल चेन है, तो नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। अब इस चेन का नाम क्या है? तृतीयक ब्यूटिल तो एल्किल ग्रुप का नाम हो गया और पीछे आपने लगा दिया OH की वजह से अल्कोहल लगा दिया। इसी प्रकार से ये वाली जो चेन है इसका नाम होता है बेटा आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल से अगर एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ये इसकी निरर्थक या सामान्य पद्धति हुई नाम लिखने की। निकटवर्ती स्थितियों पर यदि 2 OH समूह रखे जाएंगे तो अल्कोहल जो है वो ग्लाइकोल कहलाते हैं। जैसे कि देख लीजिए 2 कार्बन वाली चेन है इसलिए इथाइलिन और 2 OH है इसलिए ग्लाइकोल, 2 OH है इसलिए ग्लाइकोल और 3 कार्बन वाली चेन है इसे प्रोपाइलिन
बोलते हैं। तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ऐसे ही ये कौन सा हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा। जिन डाइहाइड्रिक एल्कोहलों में दो OH समूह दूरस्थ कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं उन्हें पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल कहा जाता है। दूरस्थ पे अगर उपस्थित है तो पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल इन्हें कहा जाएगा। देखिए लगभग बिल्कुल इस तरीके से ट्राइमिथाइलिन और दो OH है इसलिए ग्लाइकोल। ऐसे 1 2 3 4 कार्बन चेन है, 4 कार्बनों वाली चेन है तो टेट्रामिथाइलिन और OH समूह 2 उपस्थित है इसलिए ग्लाइकोल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल, और इसका हो जाएगा ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल। अब ट्राइहाइड्रिक जो अल्कोहल है उनके लिए इस पद्धति में कोई सामान्य नियम नहीं है, तो इनके लिए नामों की व्युत्पत्ति जो है वो उद्गम स्रोत के आधार पर की जाती है। जैसे आप ये एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इसका जो नाम है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, तो इसकी उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर इसको क्या कहा जाता है, ग्लिसरॉल कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है ग्लिसरैल्डिहाइड से हुई है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड से उत्पत्ति होने की वजह से इसे ग्लिसरॉल नाम दिया गया है। आईयूपीएसी पद्धति देख लेते हैं। आईयूपीएसी पद्धति में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को एल्केनॉल कहा जाता है। अब एल्कोनॉल कहा जाता है तो इसमें अगर आप नामकरण करते हैं तो पैतृक हाइड्रोकार्बन के नाम के अंत में आप ऑल अनुलग्न लगा देते हैं, और अंग्रेजी में अगर आपको इसका नाम लिखना है तो अंतिम अक्षर ई को हटा करके ऑल लगा देते हैं, क्योंकि अगर आप लिखेंगे मीथेन METHANE और ऑल आप लगाते हैं तो इस ई को आपको हटाना पड़ेगा और नाम लिखना पड़ेगा मीथेनॉल, क्योंकि अंग्रेजी के सामान्य नियम के अनुसार जो है मीथेनॉल, अंग्रेजी के सामान्य नियम के अनुसार जो है दो जो वोवेल्स है वो एक साथ, दो अलग अलग शब्दों के जो वोवेल्स हैं वो एक साथ अगर आप लिख आ जाते हैं तो पहले वाले जो वोवेल है उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। इस वजह से ये हटा करके आप ऑल लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन प्लस ऑल मीथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा इथेन प्लस ऑल इथेनॉल। उच्च मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों का यदि नामकरण आपको करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम एल्कोहल समूह युक्त कार्बन की सबसे लंबी, वही जो सामान्य नियम आईयूपीएसी के होते हैं वही हमें लेने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। हालांकि कार्बन श्रृंखला यहीं तक की है, पर क्योंकि OH समूह को लेते हुए ये काम करना है, या जिस जगह पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को लेते हुए ये काम करना है, तो जिस कार्बन पे OH समूह जुड़ा हुआ उस कार्बन को लेते हुए आप लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे, फिर उसकी नंबरिंग करेंगे और नाम लिख देंगे प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि OH समूह जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसका नंबर क्या है 1। ऐसे ही अगर आप इस कार्बन चेन का नाम लिखना चाहते हैं तो ब्यूटेन 2 ऑल, ऐसा नहीं होगा कि इसकी वजह से आप कार्बन चेन यहाँ से लेंगे, आप इसको लिखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। ऐसे ही यहाँ देख लीजिए, आप इसका नाम लिखेंगे इथेन 1 और 2 दोनों ही कार्बन पर उपस्थित है OH, तो इथेन 1 2 डाइऑल। इसका नाम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, नंबरिंग उधर से चालू करेंगे, क्योंकि OH समूह जो है उधर से ज़्यादा पहले आता है, इधर से बाद में आ रहा है। तो अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2 नंबर पे OH आ रहा है, जबकि उधर से नंबरिंग करने पर पहले ही नंबर पे OH आ रहा है, तो आप नंबरिंग इधर से करेंगे तो नाम लिख देंगे। पहले आप एल्किल चेन का 4 कार्बन की है तो ब्यूटेन, और 4 कार्बन की चेन के पहले और तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 3 डाइऑल इसका नाम हो जाएगा। अब कुछ अल्कोहलों के सामान्य तथा आईयूपीएसी नाम यहाँ पर दिए हुए हैं इस सारणी में, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। इसके बाद में मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों में समावयवता देखेंगे। अब समावयवता में पहली समावयवता हम देखेंगे श्रृंखला समावयवता। तो सीधी सी बात है कि ऐसे एल्कोहल या समावयवता जो है एल्कोहलों में एल्किल समूह जो कार्बन है उसमें भिन्नता के कारण आएगी कि आपका जो श्रृंखला है, पहले मान लीजिए कि वो श्रृंखला ऐसी थी 4 कार्बन वाली ब्यूटेनॉल जो था, ये ब्यूटेनॉल को जो है आप कार्बन श्रृंखला में परिवर्तन करके 2 मेथिल प्रोपेनॉल में परिवर्तित कर सकते हैं। यह पहले अनब्रांच्ड थी, बाद में इसकी ब्रांचिंग हो गई, तो श्रृंखला में जो है परिवर्तन आने की वजह से श्रृंखला समावयवता यहाँ पर उत्पन्न हो गई। उसके बाद आती है स्थान समावयवता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन चेंज होती है, मतलब जिस नाम की समावयवता होती है वही उस समावयवता में उसी चीज का परिवर्तन होता है। जैसे श्रृंखला समावयवता का नाम है चेन आइसोमेरिज्म है, तो नंबर ऑफ कार्बन चेन में तो परिवर्तन नहीं होगा, पर कार्बन चेन जो पहले नॉर्मल थी बाद में आइसो हो जाएगी, नियो हो जाएगी, तो चेन जो है अलग अलग टाइप की हो जाएगी, तो वो जो समावयवता होगी क्या होगी, चेन आइसोमेरिज्म। अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म की हम बात करते हैं या स्थिति समावयवता की बात करते हैं या स्थान समावयवता की बात करते हैं, तो जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो समूह जुड़ा हुआ है, उसकी स्थितियां 1 कार्बन से 2 कार्बन, 2 कार्बन से 3 कार्बन, इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगी। तो क्रियात्मक समूह समावयवता,
तो यहाँ पर देख लीजिए आप, इसे दर्शाने के लिए यदि मैं एक यौगिक इस प्रकार से बनाती हूँ तो 4 कार्बन वाला, जिसको मैंने अभी हाइड्रोजन लगा करके संतृप्त कर देते हैं जी। इस प्रकार यदि मैंने एक 4 कार्बन श्रृंखला वाला या 4 कार्बनों की जो एक चेन है वो बनाई है, जिसमें OH समूह जो है वो दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है। ऐसा भी मैं कर सकती हूँ कि इस OH समूह को प्रथम कार्बन पर भी मैं जोड़ सकती हूँ। तो प्रथम कार्बन पर जोड़ते ही जो है इसकी जो है स्थिति जो है वो परिवर्तित हो जाती है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम इसको तीसरे नंबर के कार्बन पर जोड़ दें, तो तीसरे नंबर के कार्बन पर जोड़ते ही ये जो है सेम समावयवता प्रदर्शित करेगा और वो किसी प्रकार की समावयवता नहीं होगी। देख लीजिए आप इस प्रकार से, अगर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, वहाँ पर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन यहाँ पर उपस्थित है। तो 4 कार्बन वाली है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि हम तीसरे कार्बन पर रख देंगे तो भाई नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो समावयवता बनती है, जिसमें OH समूह की जो पोजीशन पहले 2 थी अभी 1 हो गई, तो ये जो समावयवता प्रदर्शित हो रही है कौन सी समावयवता है? स्थिति या स्थान या पोजीशन समावयवता। इसके बाद में क्रियात्मक समूह समावयवता। एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तित हो जाए। देख लीजिए कि आपके पास में मान लीजिए कि अल्कोहल ग्रुप है जो कि ऐसा दिखाई देता है। अल्कोहल ग्रुप में ये देख लीजिए एक CH3, ये CH2 और ये OH। अब इसकी स्थिति में परिवर्तन करके इसको क्रियात्मक समूह जो है वो परिवर्तित कर सकती हूँ। कैसे? मुझे क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अणुभार जो है वो आणविक जो संरचना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, आणविक सूत्र जो है वो बिल्कुल समान होना चाहिए। अब आणविक सूत्र समान रहते हुए यानी कि 2 ही कार्बन हो, 3, 2, 5 और 1, 6 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन हो। इसी सामान्य सूत्र को लेते हुए हम जो है इसको इस प्रकार भी तो परिवर्तित कर सकते हैं। तो अल्कोहल जो है वो अभी ईथर में परिवर्तित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्रियात्मक समूह जो है वो दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तित हो गया। इसी को क्या कहते हैं? क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। तो अल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए इथेनॉल जो है वो उसका डाइमिथाइल ईथर बन गया, जिसका अणुसूत्र जो था वो C2H6O था। अच्छा, नोट क्या है यहाँ पर? मिथाइल अल्कोहल के अतिरिक्त सभी अल्कोहल जो है क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करते हैं। मिथाइल अल्कोहल में आप उधर की तरफ क्या ही लेके जाओगे, इसमें कोई इसमें जो है क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन के उधर ले जाने के लिए आपके पास कार्बन ही नहीं है। एक ही कार्बन है, वो या तो इधर लग सकता है या उधर लग सकता है। तो ये क्रियात्मक समूह समावयवता या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। प्रकाशिक समावयवता, अगली समावयवता होती है प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता क्या होती है भाई? असममित कार्बन होना चाहिए पहली बात तो, यानी कि कार्बन की चारों ही जो वैलेंसियां हैं उनसे 4 अलग अलग तरीके के ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। तो असममित कार्बन परमाणु युक्त अल्कोहल जो है प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं और प्रोपेन 2 के अतिरिक्त सभी 2 एल्केनॉल जो है प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है ये एक ऐसा परमाणु है ब्यूटेन 2 ऑल, इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ ब्यूटेनॉल 2। अच्छा, ब्यूटेनॉल 2 भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2 ऑल भी लिख सकते हैं, दोनों ही नाम करेक्ट है। इसको ब्यूटेनॉल 2 की बजाय ब्यूटेन 2 ऑल भी यदि लिखा हुआ है तो भी यह नाम IUPAC की दृष्टि से सही माना जाता है। बट IUPAC ये बोलती है कि नाम जो है जितना छोटा आप लिख सकते हैं उतना छोटा लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बट IUPAC के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा करेक्ट है। ठीक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के निर्माण की विधियां देखेंगे अभी हम। तो एल्किल हैलाइड से इन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? देखिए, एल्किल हैलाइड को जलीय विलयन जो है NaOH का या KOH का या AgOH का या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ में यदि आप गर्म करवाते हो तो यहाँ से NaX बाहर निकल जाता है और ROH जो है वो बाहर चला जाता है। यदि आप AgOH लेते हैं तो AgX बाहर चला जाएगा और ROH यानी कि एल्किल अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा ये भी एक इसी की विधि है। नम Ag2O की उपस्थिति में भी क्या होता है, ये जो एल्किल हैलाइड है ये एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है इस प्रकार, और यहाँ से AgBr जो है वो बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम जो है, तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है वो तृतीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है। तृतीयक एल्किल हैलाइड जो है वो सबसे ज़्यादा
क्रियाशील होता है इन अभिक्रियाओं के लिए। तो एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोजनीकरण के कारण जो है मुख्य उत्पाद जो है वो एल्किन के रूप में प्राप्त होती है। मतलब सबसे पहले क्या होता है, ये जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है, इसकी यदि आप जलीय KOH के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये Br हट के OH तो बनाएगा इस प्रकार से, परंतु यह सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। मेन उत्पाद या मुख्य उत्पाद के रूप में जो है आपको प्रोपीन या 2-मेथिल प्रोपीन प्राप्त होती है और KBr अलग हो जाता है और H2 यहाँ से अलग प्राप्त हो जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहैलोजनीकरण। इसकी वजह से जो है मुख्य उत्पाद जो है एल्कीन प्राप्त होती है, ना कि एल्कोहल तृतीयकों के लिए। वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ईथर से अभिक्रिया करवाते हैं तो ईथर है, ईथर की यदि H2O के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो इस H2O में से अगर एक H इधर है तो एक OH इधर है, तो इस प्रकार से ROH और ROH के 2 मॉलिक्यूल्स आपको इस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं तनु H2SO4 और उच्च दाब व ताप की उपस्थिति में। तो ये भी एक उदाहरण है तनु H2SO4 इसकी उपस्थिति में, तो एक H इधर और एक OH इधर, तो दोनों ही अल्कोहल का निर्माण यहाँ से हो जाता है। एक तरफ से इथेनॉल और एक तरफ से प्रोपेनॉल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। एस्टर से अगर आप अभिक्रिया करवाना चाहते हैं तो एस्टर से अभिक्रिया करवाने पर एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में आप किसी भी क्षार की अभिक्रिया करवा देंगे। एथिल एसीटेट जो है, एथिल एसीटेट की क्षार के साथ में अभिक्रिया होगी तो ये बनाएगा COONA, C2H5O COONA, मतलब CH3COONA यहाँ से अलग हो जाएगा और C2H5OH जो है ये अलग आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो अभिक्रिया में ये जो CH3COO जो है ये इस Na के साथ में निकल जाएगा और इस तरीके से सोडियम एसीटेट का निर्माण करेगा और C2H5 जो है इस OH के साथ में मिलकर के इथाइल अल्कोहल का निर्माण कर लेगा। यदि यह अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है तो बनने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो उदासीनीकरण द्वारा लवण में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब अगर आप इसी अभिक्रिया को क्षार से करवाएंगे तो इस क्षार से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये लवण में परिवर्तित हो जाते हैं इस प्रकार से। कार्बोनिल यौगिकों द्वारा, अब कार्बोनिल यौगिकों का जो कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं जिनमें कार्बन से इस तरीके से डबल बॉन्ड उपस्थित होता है और 2 वैलेंसी इस प्रकार से होती है। अब इनका यदि अपचयन करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से ये बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेता है और इसका अपचयन होकर के ये अल्कोहल का निर्माण कर देता है। अब अपचयन के लिए आप कौन कौन से अपचायकों का उपयोग कर सकते हैं, सोडियम C2H5 OH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट या NaHG इन प्रेजेंस ऑफ H2O या H2FPT, इन आदि जो है ये सब क्या होते हैं यहाँ पर अपचायक होते हैं। अपचायक होते हैं। Na(C2H5OH) द्वारा कार्बोनिल यौगिकों का यदि अपचयन करवाया जाता है तो ये एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है जिसे बुओ ब्लैंक अभिक्रिया या बुओ ब्लैंक रिडक्शन भी कहा जाता है। बुओ होने को ये इसका नाम है बोवेल्ट ब्लैंक अपचयन, जबकि इसको बोला जाए बुओ ब्लैंक रिडक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड से आप किस प्रकार से अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का आप अपचयन करवाओ, इसको एक हाइड्रोजन और इसको एक हाइड्रोजन दो और इसको मिथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करो। अन्य एल्डिहाइडों के साथ में भी अपचयन करवा करके आप जो है अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। कीटोन जो है, कीटोन का भी अपचयन करवा सकते हैं। ये बॉन्ड आप इधर से तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर लगाएंगे, तो आपको इस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। इस विधि द्वारा तृतीयक अल्कोहल नहीं बनाए जाते क्योंकि तृतीय अल्कोहल जो है वो क्या करते हैं, अपचयन में कार्बोनिल समूह जो है इसके दोनों ओर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों द्वारा आप अल्कोहल किस प्रकार बना सकते हैं, ये अम्ल है, इस अम्ल का भी आप अपचयन करवाएंगे तो H2O बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से ये अल्कोहल का निर्माण करके देगा आपको। अल्कोहल अम्ल जो है, इस अम्ल के जो व्युत्पन्न है जैसे अम्ल क्लोराइड हुआ, अम्ल एनहाइड्राइड हुआ, इनका भी यदि आप अपचयन करवाते हैं, इनके अपचयन के लिए आपको हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा लेने पड़ेंगे, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी और ये भी जो है अपचयित होकर के आपको अल्कोहल देंगे। इपोक्साइड, इपोक्साइड ये जो विशेष प्रकार की एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है, ये क्या कहलाती है, इपोक्साइड कहलाती है। ये इपोक्साइड जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रयोग करते हुए एसिडिक मीडियम में किसमें परिवर्तित हो जाती है, अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। तो सामान्यतया जो इपोक्साइड है इनके अपचयन के लिए सिर्फ और सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से ये वाला भी इपोक्साइड जो है इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है H- आयन वर्णात्मक रूप से एपोक्साइड वलय के उस कार्बन पर आक्रमण करता है जिस पर कम एल्किल समूहों
अर्थात अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। जिस पर अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं ना, उसी पर यहाँ ये इस प्रकार से टूटेगा तो हाइड्रोजन जो है इसको मिलेगा और ये OH के रूप में इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। ऊपर तो पता नहीं लग रहा है पर नीचे वाले में पता लगता है कि जिस पर कम एल्किल समूह है अर्थात अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उस पर ही जो है हाइड्रोजन जाकर के जुड़ता है और इस प्रकार से 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करके देता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है किसी भी यौगिक के साथ में अभिक्रिया करके जो यौग उत्पाद बनाता है उसका जल अपघटन करवा करके आप एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। इसकी कुछ कार्बोनिल यौगिकों के साथ में जब RMgX का रिएक्शन करवाते हैं तो देख लीजिए ये ऑक्सीजन जो है वो अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेता है। RMgX में R जो एल्किल ग्रुप जो होता है वह अधिक विद्युत ऋणी होता है क्योंकि ये क्या है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या होती है विद्युत धनी मेटल्स होती हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में जुड़ करके इस तरह का एक यौग उत्पाद देता है। इस यौग उत्पाद का जब आप जल अपघटन करवाते हो तो आपको अल्कोहल प्राप्त होते हैं और साइड प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीशियम का OH और X के साथ में अलग ही यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो अल्कोहल जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से इस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अगर आप RMgX के रिएक्शन करवाते हो तो RMgX का ये जो O है इसके साथ में MgX जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ में R जुड़ जाएगा, बाद में इसका जल अपघटन करवा करके आप प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा यदि आपने अन्य एल्डिहाइड लिए हैं तो आपको 2 डिग्री या द्वितीयक अल्कोहल मिलेंगे और यदि आपने कीटोन ले लिया है तो कीटोन के साथ में अभिक्रिया करने पर आपको तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होंगे। अन्य अम्ल क्लोराइडों के साथ में यदि अभिक्रिया करवाते हैं RMgX की तो सेम टू सेम रिएक्शन होने वाली है। ये ऑक्सीजन जो है वो ऊपर चला जाएगा, RMgX का जो है इस प्रकार से पहले तो ये Cl यहाँ से हटाएगा इसको, सॉरी ये 1:2 के रेशो में आप लोगों को लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या होगा कि जो अम्ल क्लोराइड है इसकी RMgX के साथ में अभिक्रिया करवा करके आप जो है MgXCl जो भी RMgX है R अलग हो जाएगा, इसका X जो है इसके Cl के साथ में मिलकर के MgXCl बना लेगा। MgXCl जो है वो फिर बाद में इसको कीटोन में परिवर्तित कर देगा। कीटोन में मतलब MgXCl निकलने के बाद में कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा और कीटोन में परिवर्तन के बाद में जो आप अभिक्रिया देख रहे हैं वही कीटोन जो है वो तृतीयक अल्कोहल बना के देता है। तो तृतीयक अल्कोहल यहाँ पर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब यदि अभिक्रिया में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की मात्रा कम हो तो मुख्य उत्पाद के रूप में कीटोन बनते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में अम्ल क्लोराइड के स्थान पर अम्ल एमाइड या एस्टर लेने पर भी तृतीयक अल्कोहल ही प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो RMgX की अगर अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं तो इस प्रकार का एक यौग उत्पाद बनता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो एल्किल ग्रुप के पास में आकर के जुड़ जाता है, जिसका जल अपघटन करवाने पर ये जो है आपको अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अपोक्साइड के साथ में या एपोक्साइड के साथ में जब अभिक्रिया होती है तो एपोक्साइड के साथ में जब अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीजन जो है RMgX जो है वो उसमें से एल्किल ग्रुप जो है किसी एक कार्बन पर और मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पर जुड़ करके ऐसा यौग उत्पाद देता है जिसका जल अपघटन आप करवाएंगे तो आपको अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अन्य विधियां क्या है, प्राथमिक अमीनों द्वारा आप अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्राथमिक अमाइन है। प्राथमिक अमाइन की जो है रिएक्शन आप नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाते हैं। नाइट्रस अम्ल जो है वो बनता कैसे है, NaNO3 और HCl की अभिक्रिया द्वारा आपको नाइट्रस अम्ल मिलता है। नाइट्रिक अम्ल तो आप बहुत दिनों तक रख सकते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल को तो आप बहुत दिनों तक रख सकते हैं, बट अगर आपको नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करवानी है तो जहाँ जहाँ भी नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया होगी आपको नाइट्रिक अम्ल को HCl के साथ में ट्रीट करवाना पड़ेगा, तभी आपको HNO3 मिलेगा क्योंकि इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही लेते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक अमीन जो है HNO2 के साथ में अभिक्रिया करके N2 गैस अलग करके जल का अणु अलग करके अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से ये वाली रिएक्शन है बिल्कुल इसी प्रकार से होने वाली। एल्कीनों के जलयोजन द्वारा किस प्रकार से, अब ये एल्कीन है, एल्कीन का जो अनसैचुरेटेड जो कार्बन होते हैं उनके बीच में जो बंध उपस्थित होता है यह बंध बीच में से टूटता है और एक तरफ H और एक तरफ HSO4 जुड़ करके इस प्रकार का एक यौग उत्पाद आपको प्राप्त होता है। इस यौग उत्पाद को जो है वाष्प की उपस्थिति में गर्म करने पर जो है आपको अल्कोहल मिल जाता है और H2SO4 वापस अलग हो जाता है, यानी कि ये यहाँ से इस प्रकार से टूट जाता है H2O इस प्रकार से, और ये अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल में और वो H2SO4 जो है वापस आपको उपस्थित मिल जाता है। इसी प्रकार से इस अभिक्रिया में भी सेम टू सेम वही रिएक्शन होगा और यहाँ पर एडिशन जो है वो किस
मार्कोनिकॉव के नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकॉव का नियम जो है वो क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कम होगी। तो मार्कोनिकॉव के नियम के अनुसार जो है इस प्रकार का यौगिक उत्पाद प्राप्त होगा। बाद में ये हट करके इसको OH और इसको H देकर के H2SO4 आप अलग कर देंगे और इस प्रकार द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। एल्किनो के हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा, हाइड्रोबोरोनीकरण में आप क्या लेते हैं, डाइबोरेन लेते हैं। इसका नाम क्या है, डाइबोरेन है। एल्किनो पर डाइबोरेन की अभिक्रिया से बने योग उत्पाद जो है ट्राई एल्किल बोरेन का क्षारीय H2O2 के साथ में ऑक्सीकरण कराने पर प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है और इससे आपको 3-3 मोल एक साथ प्राप्त होंगे। किस प्रकार से, आप देखिए यह अभिक्रिया यहाँ से होगी और जितने भी हाइड्रोजन है वो इधर जाकर के जुड़ जाएंगे और इस प्रकार का एक योग उत्पाद देंगे। बाद में आप जो है इसका जल अपघटन करवा करके इसको OH और इसको H दे देंगे, कितने, 3, तो ये H3BO3 आपको प्राप्त हो जाएगा, H2O2 के रूप में प्राप्त होगा। तो H3BO3 इस प्रकार से आपको साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा और 6 मॉलिक्यूल जो है आपको किसके मिल जाएंगे, अल्कोहल के प्राप्त होंगे। तो सबसे ज्यादा अल्कोहल प्राप्त करने वाली विधि कौन सी है, हाइड्रोबोरोनीकरण। इस अभिक्रिया के उत्पाद को एल्किनो पर जल की अभिक्रिया द्वारा प्रति एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है यहाँ पर के अनुसार, यानी कि मार्कोनिकॉव के नियम के जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि द्वारा तृतीयक अल्कोहल नहीं बनाए जा सकते, इससे सिर्फ प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल ही प्राप्त होंगे, तृतीयक अल्कोहल आप नहीं बना सकते। एल्किनो के ऑक्सीमर्करीकरण या विमर्करीकरण द्वारा आप किस प्रकार से अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और जल की उपस्थिति में एल्किनो पर यदि इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तथा प्राप्त यौगिकोत्पाद जो है उसका सोडियम बोरोहाइड्रेट के द्वारा अपचयन यदि करवाया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीमर्करीकरण विमर्करीकरण कहलाती है। किस प्रकार होगी देख लीजिए, एल्कीन जो है उस पर आप जो है मरकरी के एसीटेट का अभिक्रिया करवाते हैं जल की उपस्थिति में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में यहाँ से CH3COOH जो है अलग हो जाता है और इस प्रकार का एक योग उत्पाद आपको मिलता है। इस योग उत्पाद का जो है रिडक्शन आप करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट की उपस्थिति में और आपको क्या प्राप्त होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब Hg यहाँ से अलग हो जाता है इसलिए विमर्करीकरण इसको कहते हैं और इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण भी हुआ है, तो ऑक्सीमर्करीकरण भी इसे कहा जाता है। यह योग भी जो है मार्कोनिकॉव के नियम के अनुसार होता है तथा इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है, पुनर्विन्यास भी नहीं होता है। तो यह विधि जो है वो केवल एथीन और इथेनॉल ही देती है, इससे ज्यादा बड़े जो अल्कोहल है वो यहाँ से प्राप्त नहीं। ऑक्सो विधि द्वारा, अब ऑक्सो विधि द्वारा किस प्रकार से आप अल्कोहल बना सकते हैं, देख लीजिए, एल्कीन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के का जो मिश्रण होता है उसको कम दाब और उच्च दाब पर उत्प्रेरक कोबाल्ट, जो कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड, ये कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड है, इसकी उपस्थिति में यदि आप एल्डिहाइड देता है तो वास्तव में सीधी श्रृंखला तथा शाखित श्रृंखला एल्डिहाइडों का मिश्रण होता है। एल्डिहाइड को उत्प्रेरक द्वारा संबंधित अल्कोहल में अपचयित कर लिया जाता है, यानी कि पहले तो आपको इसकी अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होंगे और उन एल्डिहाइडों का जो है बाद में आप अपचयन करवा करके अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से, ये एक एल्कीन है, इसकी आप जो है कार्बोनिल, ये जो कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड है इसकी उपस्थिति में उच्च दाब और ताप पर H2 और CO के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो अल्प मात्रा में तो एल्डिहाइड देता है जो कि बाद में अपचयित होकर के मुख्य उत्पाद के रूप में आपको अल्कोहल दे देता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, भौतिक अवस्था की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो निम्न अल्कोहल होते हैं कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 11 तक के, वो कैसे होते हैं, द्रव अवस्था में उपस्थित होते हैं जिनकी क्षारता अनुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है, इसलिए उच्च सदस्य जो है वो मोम जैसे ठोस होते हैं, है ना। और द्रव अल्कोहलों में विशिष्ट गंध व तीखा स्वाद होता है जबकि ठोस सदस्य जो है वो गंधहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं। अगली बात करते हैं विलेयता की, तो विलेयता की वजह से, हाइड्रोजन बंध बनने की वजह से ये जो अल्कोहल होते हैं वो जल जैसे पोलर सॉल्वेंट्स में आसानी से घुल जाते हैं। समावयवी अल्कोहलों में भी विलेयता का क्रम देखा जाए कि अणुभार यदि समान है तो अणुभार समान होने पर जो है तृतीयक अल्कोहल सबसे ज्यादा विलेय होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल सबसे कम विलेय होते हैं। जैसे जैसे शाखन बढ़ता जाता है विलेयता भी बढ़ती जाती है, शाखन कम होने की वजह से विलेयता कम होती जाती है। परंतु यदि एल्किल समूह का जो आकार बढ़ रहा है तो विलेयता जो है वो कम हो जाती है। तो विलेयता आप बोल सकते हैं कि विलेयता जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्श्व श्रृंखला की संख्या और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एल्किल समूह के आकार के। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे विलेयता कम होती चली जाती है। तो अल्कोहल जो है कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर, बेंजीन, CCl4 आदि में भी विलेय हो जाते हैं। निम्न अल्कोहल जो है धात्विक लवणों के साथ में ठोस व्युत्पन्न बनाते हैं जैसे MgCl2.6 मोल्स ऑफ CH3OH और CuSO4.2 मोल्स ऑफ CH3OH। ऐसे इस प्रकार से ये देख लीजिए आप क्या बन रहे हैं, ये ठोस व्युत्पन्न बन रहे हैं, धात्विक लवण बन रहे हैं
धात्विक लवणों के साथ में। इनके बनने का कारण भी जो है धातु आयनों का विलायकीकरण है। धातु आयन जो है वो इसको अल्कोहल को अपने अंदर घोल लेते हैं या सॉल्वेशन की प्रोसेस जो है वो प्रदर्शित करते हैं। क्वथनांक और गलनांक की बात करें तो अणुभार में वृद्धि के साथ साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो बताओ वान डेर वाल आकर्षण बल भी बढ़ते हैं। वान डेर वाल आकर्षण बल बढ़ेंगे तो क्वथनांक और गलनांक भी अणुभार में वृद्धि के साथ साथ बढ़ते हैं। तो ये अणुभार दे रखे हैं, क्वथनांक दे रखे हैं, एक लिस्ट दी हुई है। अंतराणु हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण भी इनके गलनांक और क्वथनांक जो है प्रेरित इफेक्टेड होते हैं। किस प्रकार से कि एल्केनों तथा अन्य हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों की तुलना में उच्च होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक, क्योंकि ये क्या बना लेते हैं, सबसे पहली बात तो ये हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समावयवी अल्कोहल के क्वथनांक और गलनांक की अगर बात करें तो प्राथमिक अल्कोहलों का गलनांक सबसे ज्यादा होता है, तृतीयक अल्कोहलों का गलनांक या क्वथनांक सबसे कम होता है। जैसे जैसे शाखन बढ़ेगा गलनांक व क्वथनांक का जो मान है वो भी कम होता चला जाएगा। विषाक्त प्रकृति अल्कोहल में, अल्कोहल जो होते हैं विषैली प्रकृति के होते हैं। जो मिथेनॉल होता है ये तंत्रिका विष की तरह काम करता है, नर्व पॉइजन की तरह काम करता है, सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल खत्म कर देता है। अगर सूक्ष्म मात्रा के सेवन से भी ये जो है दृष्टि तंत्रिका जो ऑप्टिक नर्व होती है वो लकवाग्रस्त हो जाती है, जिससे जो है व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको दिखाई देने में दिक्कत आने लगती है। इसकी यदि अधिक मात्रा में अगर आपने सेवन कर लिया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसी श्रेणी का अगला जो अल्कोहल है वो है एथिल अल्कोहल। वो भी केंद्रीय तंत्रिका का तंत्र जो है उस पर उत्तेजक प्रभाव डालता है और शरीर में अवसाद बेहोशी उत्पन्न करता है। और अल्कोहल की विषाक्त प्रकृति अणुभार में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। जैसे जैसे आप हायर अल्कोहल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, अल्कोहलों की विषैली प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। चालकता की बात करते हैं तो अल्कोहलों में सहसंयोजक आबंध पाए जाने के कारण इनके जलीय विलयन में कोई आयन उपस्थित नहीं होता है। आयनों की अनुपस्थिति के कारण इनकी जलीय विलयन जो है विद्युत का कुचालक होता है। आयन ही उपस्थित नहीं है तो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या ही जाएंगे। अगली बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्मों की। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ने के लिए आपको इनके बंधों को समझना पड़ेगा। तो अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। इनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रियाओं में या तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटता है या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता है। यानी कि जो ध्रुवीय आबंध है वो यही है, या तो ये वाला बंध टूटेगा या ये वाला बंध टूटेगा। तो दो तरीके आपको रिएक्शंस पढ़नी है, इस बंध के विदलन की और इस बंध के विदलन की। तृतीयक अल्कोहलों में CO जो आबंध है वो एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण दुर्बल हो जाता है, जबकि प्राथमिक अल्कोहलों में OH आबंध जो है वो दुर्बल हो जाता है, क्योंकि OH आबंध के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे हाइड्रोजन में प्रोटॉन की तरह पृथक होने की प्रवृत्ति आती है। क्या होता है कि भाई तृतीयक अल्कोहलों में जो CO बंध होता है वह एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण जो है वो दुर्बल हो जाता है, जबकि प्राथमिक अल्कोहल में क्या होता है कि OH बंध जो है वो दुर्बल हो जाते हैं। तो देखिए प्राथमिक अल्कोहल में ये वाला जो बंध है ये दुर्बल हो जाता है, तो यहाँ से जो H जो है वो हाइड्रोजन में प्रोटॉन की तरह यहाँ से अलग हो जाता है, जबकि तृतीयक अल्कोहलों में ये वाला जो बंध है ये दुर्बल हो जाता है और यहाँ से OH माइनस आयन जो है वो अलग हो जाता है। तो पृथक होने की जो प्रवृत्ति होती है OH माइनस की और H माइनस की वो किस पर डिपेंड करती है, एल्किल ग्रुप के +I इफेक्ट की वजह से। अब +I इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एल्किल ग्रुप जो है इस कार्बन इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने की वजह से ये प्रोटॉन की तरह हाइड्रोजन की पृथक होने की प्रवृत्ति इसके अंदर आ जाती है, जबकि इस तृतीयक अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। तो क्रियाशील जो है ये किस प्रकार से, इनकी क्रियाशीलता किस प्रकार से होती है, तो भाई OH आबंध के विदलन की अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है वो प्राथमिक में सबसे ज्यादा, द्वितीयक में उससे कम और तृतीयक में सबसे कम पाया जाता है, जबकि CO आबंध की विदलन की प्रकृति जो है तृतीयक में सर्वाधिक होती है और प्राथमिक में सबसे कम पाई जाती है। अब अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की अगर हम बात करें तो भाई OH आबंध के विदलन के समय प्रोटॉन जब निकलता है तो अल्कोहल जो है वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। तो अभी अभी आपने इस अभिक्रिया में देखा कि OH बंध जितने जल्दी टूटेगा, यानी कि प्राथमिक जो अल्कोहल होगा वो सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का होगा, जबकि तृतीयक जो अल्कोहल होता है वो सबसे कम अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर अम्लीय प्रकृति भी इस प्रकार से ही डिस्कस की जा सकती है कि जैसे जैसे यहाँ पर एल्किल ग्रुप जो है, एल्किल समूह जो है वो बढ़ेगा, एल्किल समूह के बढ़ने की वजह से +I इफेक्ट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो भी बढ़ जाता है। और तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बंध है वह आसानी से टूटता है और हाइड्रोजन आसानी से H+ के रूप में अलग हो जाता है। H+ के रूप में जब अल्कोहल से
हाइड्रोजन अलग हो जाता है इस बंध के विदलन द्वारा, तो ये बनाता है RO माइनस और H प्लस। RO माइनस और H प्लस यहाँ से निकलने की वजह से इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है, जो कि प्राथमिक अल्कोहलों में सर्वाधिक पाई जाती है। तो अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का यदि क्रम देखा जाए तो देखो CH3OH में सर्वाधिक, पैरा अल्कोहल में उससे प्राइमरी अल्कोहल में कम, सेकेंडरी अल्कोहल में और कम, और टर्शियरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहलों में सबसे कम ये पाया जाता है। उपरोक्त क्रम की अगर व्याख्या H+ मुक्त होने से बनने वाले अल्कोक्साइड आयनों के स्थायित्व के आधार पर भी की जा सकती है कि भाई तृतीयक जो अल्कोक्साइड आयन बनता है वह सर्वाधिक स्थायी होता है, सर्वाधिक स्थायी होता है तो H+ जल्दी से रिमूव करेगा। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया आपको देख सकते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल जो है वो प्राथमिक अल्कोहल जो अल्कोक्साइड आयन बना रहा है वह सर्वाधिक स्थायी होता है, सर्वाधिक स्थायी होता है तो प्राथमिक अल्कोक्साइड जब सर्वाधिक स्थायी होता है तो ये H+ जल्दी से रिमूव करेगा, न कि तृतीयक अल्कोहल। अल्कोक्साइडों के स्थायित्व का यदि हम क्रम देखें तो देख लीजिए आप, प्राथमिक अल्कोक्साइड जो समूह है वो सर्वाधिक स्थायी होता है, जबकि तृतीयक अल्कोक्साइड जो समूह होता है वो कम स्थायी होता है। हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं वो देख लीजिए आप, तो हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन या OH आबंध के विखंडन के कारण होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनके प्रति अल्कोहलों की क्रियाशीलता भी प्राथमिक की सबसे ज्यादा, प्राथमिक में भी 1 कार्बन वाले की सबसे ज्यादा, 2 कार्बन वाले की उससे कम होती है, तृतीयक की सबसे कम होती है। तो हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन की वजह से सीधी सी बात है, जिसका H+ जल्दी निकलेगा उसी की अभिक्रिया अधिक प्राप्त होगी। सक्रिय धातु के साथ में किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं? सक्रिय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है ये धन विद्युतीय, प्रबल धन विद्युतीय धातुएं होती हैं। ये क्या करती हैं? सोडियम जो है हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में, और सोडियम एल्कोक्साइड का निर्माण कर लेता है। मुक्त होने वाली जो H2 है ये बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है और ये सक्रिय धातु के अमाइडो जैसे सोडामाइड, पोटाशामाइड वगैरह का निर्माण यहाँ पर करके देते हैं। NaNH2 के साथ में भी अगर आप अभिक्रिया करवाते हैं तो NH2 जो है इस हाइड्रोजन को लेकर के अमोनिया बाहर निकाल देती है और सोडियम एल्कोक्साइड यहाँ पर बाहर हो जाती है। यद्यपि अल्कोहल जो होते हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, लिटमस का कलर चेंज नहीं करते हैं, लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, किंतु विलयन में एल्कोक्साइड आयनों का जल अपघटन होने के कारण ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या मुक्त हो रहा है? अपघटन के कारण ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में अल्कोहलों की अभिक्रिया की। तो अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है अल्कोहल के साथ में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एस्टर तथा जल का निर्माण करके देता है। इसके बाद में हम बात करेंगे तो भाई एस्टरीकरण जो हो जाता है इसके प्रति जो क्रियाशीलता होता है वो क्रियाशीलता जो है 1/, त्रिविम विन्यासी जो बाधा है उसके समानुपाती होती है। किसके समानुपाती? 1/, त्रिविम विन्यासी बाधा के, या आप बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? त्रिविम विन्यासी बाधा के। तो R ग्रुप जितना ज्यादा बड़ा होगा त्रिविम विन्यासी बाधा उतनी ही ज्यादा होगी और क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। तो आप बोल सकते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में से 3 डिग्री की क्रियाशीलता सबसे कम पाई जाती है। ऐसे ही अगर आप इसके प्रति अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल बना करके देखें तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन जो है इधर, और ये 3 डिग्री कार्बन में 3 डिग्री कार्बन की क्रियाशीलता सबसे कम मानी जाती है। एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्जलीकरण जो है शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में यह अभिक्रिया जो है फिशर स्प्रियर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अम्लवीय उत्पन्नों के साथ में अभिक्रिया, अम्लवीय उत्पन्न के साथ में जो है अल्कोहल किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं? अम्लवीय उत्पन्नों के साथ में जो है अम्लवीय उत्पन्न जो है उसके साथ में अल्कोहल अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर। इसी प्रकार से अल्कोहलों की जो एसिटिलीकरण की जो अभिक्रिया है इसका प्रयोग जो है इसमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के आकलन के लिए किया जाता है कि भाई इसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है या नहीं है। तो यह अभिक्रियाएं जो है केवल प्राथमिक अल्कोहल ही देते हैं, तृतीयक अल्कोहल इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं देते हैं, या इनकी जब अभिक्रिया करवाई जाती है तृतीयक अल्कोहलों की तो ये टर्शरी अल्किल हैलाइड जो है ये दे देते हैं। मतलब यहाँ से अगर आप टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड मिलेगा, न कि एस्टर। परंतु यदि इस अभिक्रिया में द्वितीयक एमीन का प्रयोग कर लिया जाए तो तृतीयक अल्कोहल भी एस्टर बना लेता है। यानी कि तृतीयक अल्कोहल एस्टर कब बनाएगा? किसी भी अम्ल व्युत्पन्न के साथ में, जब उसके साथ में कोई द्वितीयक एमीन का प्रयोग किया जाएगा। बेंजोइलीकरण क्या होता है? बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया आप अल्कोहल के साथ में करवाएंगे तो एल्किल बेंजोएट का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। इसी प्रकार यदि इसकी अभिक्रिया किसी मिथाइल अल्कोहल वगैरह के साथ में भी करवाते हैं तो मिथाइल बेंजोएट बन जाता है, और ये जो अभिक्रिया है ये शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया कहलाती है।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में जब अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल का H जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के मिथाइल ग्रुप के साथ में या एल्किल ग्रुप के साथ में निकल करके अलग हो जाता है और इस तरह का क्या आपको एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब यह जो है सक्रिय हाइड्रोजन के मात्रात्मक आकलन की जेरोबिटिनॉफ विधि है। जेरोबिटिनॉफ जो विधि है उसमें आपको ये पता लगता है कि भाई सक्रिय हाइड्रोजन जो है वह कितनी मात्रा में उपस्थित है। तो सक्रिय हाइड्रोजन की मात्रात्मक आकलन में भी इस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिलीकरण के साथ में अभिक्रिया या एसिटिलीन के साथ में अभिक्रिया, ये एसिटिलीन है। एसिटिलीन के साथ में यदि आप किसी भी अल्कोहल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पर करवाते हैं तो एसीटेल आपको मिल जाता है। यहाँ से देख लीजिए आप, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर क्या हुआ है, H तो है, इधर वाले कार्बन पे जुड़ गए हैं दोनों, और इसकी जो दोनों वैलेंसियाँ हैं OR से संतृप्त हो गई है। और ये वाली जो अभिक्रिया है ये NaOH या Hg की उपस्थिति में ही करवाई जा सकती है। कार्बोनिल यौगिकों के साथ में अभिक्रिया, तो कार्बोनिल यौगिक चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्या कहा जाता है, कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन मेनली। तो एल्डिहाइड के साथ में अल्कोहल जो है रिएक्ट करके एसिटिल का निर्माण करके देते हैं, और कीटोन के साथ में जो है अल्कोहल कीटेल का निर्माण करके यहाँ पर आपको दे देते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, एल्डिहाइड के साथ में जो अल्कोहल है ये मेथाइल एसिटिल का निर्माण करके दे रहा है, और यदि यही अभिक्रिया जो है वो कीटोन के साथ में होती तो आपको क्या मिलता, कीटेल मिल जाता। अब वो चाहे एथिल कीटोन हो या मिथाइल कीटेल हो, है ना, इससे ये फर्क पड़ता है किससे, कार्बन ग्रुप के भाई कितने कार्बन की चेन यहाँ पर जुड़ी हुई है। आगे कीटीन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, तो कीटीन जो है, कीटीन के साथ में जो अल्कोहल अभिक्रिया करके इस प्रकार से देख लीजिए, ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाता है, जिसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है और ये CH3 बन जाता है, और ये ऑक्सीजन जो है अपना डबल बॉन्ड, अपना जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट करवा करके डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ जाता है। तो कीटीन का जो उपयोग है एसिटिली कारक के रूप में किया जाता है, अतः इसकी अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया कराने पर एसीटेट एस्टर बनते हैं। क्या बनते हैं, एसीटेट एस्टर बनते हैं, एसीटेट एस्टर बनते हैं। आइसोसाइनिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया, तो देख लीजिए ये एक आइसोसाइनिक अम्ल है। आइसोसाइनिक अम्ल के साथ में जब अल्कोहल अभिक्रिया करते हैं तो एक योग उत्पाद बनता है बेटा। ये योग उत्पाद जो है बाद में पुनर्विन्यासित हो जाता है और एथिल यूरिथेन में परिवर्तित हो जाता है। ये यूरिया के निर्माण में एथिल यूरिथेन का उपयोग किया जाता है। जो प्रयोगशाला में यूरिया बनाया जाता है उसमें इस एथिल यूरिथेन का प्रयोग किया जाता है। कैसे बनता है ये, कि आप आइसोसाइनिक अम्ल के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, अल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, OC2H5 जो है इस जगह पर जाकर के, और ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ में इस प्रकार से जुड़ जाएगा। बाद में इसका पुनर्विन्यास होगा। पुनर्विन्यास कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इधर इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो इस जगह पर जुड़ करके एथिल यूरिथेन का निर्माण कर देंगे। ऑक्सीडेंट के साथ में अभिक्रिया, अब ये ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट के साथ में जब अल्कोहल अभिक्रिया करता है तो बॉन्ड जो है वो टूटता है, एक तरफ OR ग्रुप जाकर के जुड़ जाता है और एक तरफ H ग्रुप जाकर के जुड़ जाता है। हाइड्रोजन जो है वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा, OR जो है वो दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ेगा। या तो इसको इधर जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2 कार्बन की चेन है तो। OH समूह के प्रतिस्थापन के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं, अभी तक तो जो हमने अभिक्रियाएं देखी है वो O और H बॉन्ड के विदलन की अभिक्रियाएं देखी, बट अब हम जो है कौन सी अभिक्रियाएं देखेंगे, अब हम जो इस आगे जो चैप्टर है इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, कार्बन तथा OH बंध के विदलन की अभिक्रियाएं। ये वाली अभिक्रियाएं अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब जैसे ही कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ OH बंध जो है वो टूटना चाह रहेगा, तो भाई प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल में से जो तृतीयक अल्कोहल होगा उसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक पाई जाएगी। सर्वाधिक क्यों पाई जाएगी, क्योंकि तृतीयक अल्कोहल में कार्बन जो है, इस कार्बन को जो है 1, 2, 3 तरफ से जो है एल्किल ग्रुप प्लस I इफेक्ट की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से OH बंध जो है अधिक आसानी से टूट जाता है। तो क्रियाशीलता
का क्रम क्या है, तृतीयक अल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील होता है और प्राथमिक अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होता है इस प्रकार की अभिक्रियाओं में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण अल्कोहल जो है प्रबल अम्लों से प्रोटॉन ग्रहण कर लेते हैं और एल्किल ऑक्सोनियम आयन बना लेते हैं। देख लीजिए ये जो है इसके साथ में H+ ग्रहण करके जैसे हाइड्रोनियम आयन होता है उसी प्रकार से एल्किल ऑक्सोनियम आयन का निर्माण यहाँ पर कर लिया जाता है। निम्नलिखित अभिक्रियाएं हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है इस प्रकार से देखो। ROH के अल्कोहल की अभिक्रिया जो है PCl3 या PCl5 के साथ में करवाते हैं, तो अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ में करवाने पर आपको RCl या एल्किल हैलाइड का निर्माण यहाँ से होता है और H3PO3 अलग हो जाता है PCl3 वाली में। PCl5 वाले में POCl3 अलग होता है और HCl अलग होता है, साथ ही साथ एल्किल क्लोराइड भी आपको प्राप्त हो जाता है। थायोनिल क्लोराइड के साथ में अगर यही अभिक्रिया देखें, अल्कोहल जो है थायोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो ये एल्किल ग्रुप जो है इसके क्लोरीन के साथ में जुड़ करके पिरिडिन की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड का निर्माण कर देगा। यहाँ से HO2 गैस जो है और HCl गैस के रूप में अलग हो जाती है। अब ये दोनों गैसें हैं, दोनों गैसें जो है वो एक साथ उड़ जाएंगी, यानी कि साइड प्रोडक्ट जो है वो आपको प्राप्त ही नहीं होगा। तो सीधा सीधा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की ये सर्वाधिक उत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट जो है वो गैसें हैं तो आपको अवशिष्ट के रूप में कुछ प्राप्त होता ही नहीं है। हेलोजन अम्लों के साथ में अगर इसकी अभिक्रिया करवाई जाए तो हेलोजन अम्ल जो है जल के निष्कासन द्वारा हेलो एल्केन में परिवर्तित इसको कर देते हैं अल्कोहल को उत्प्रेरकों की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं देख लीजिए। प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल जो है उन पर HCl की अभिक्रिया जो है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ही होती है, यानी कि अगर आप प्राथमिक या द्वितीयक अल्कोहल के साथ में HCl की अभिक्रिया करवाना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ही एल्किल हैलाइड देगा। परंतु देख लीजिए तृतीयक अल्कोहल जो है अगर HI के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये तीव्रता से अभिक्रिया करके यहाँ पर आपको ZnCl2 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और तीव्रता से ये टर्शियरी एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाएगा। अमोनिया के साथ में इनकी अभिक्रिया देखेंगे तो अमोनिया जो है वो इस यहाँ से अमोनिया का जो एक हाइड्रोजन है वो इसके OH के साथ में जुड़ करके H2 के रूप में अलग हो जाएगा और प्राथमिक अमीन बना के देगा। ये प्राथमिक अमीन दोबारा से अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करेगा और H2 बाहर निकाल करके यह द्वितीयक अमीन में परिवर्तित हो जाएगा। द्वितीयक अमीन वापस ROH के साथ में अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करेगा और H2O के निष्कासन द्वारा यह तृतीयक अमीन में परिवर्तित हो जाएगा। तृतीयक अमीन एक बार फिर से आएगा और आप अगर ये सोच रहे हैं कि अब यहाँ से H2O कैसे निकलेगा, तो H2O नहीं निकलेगा। जैसे अमोनियम आयन होता है बिल्कुल उसी प्रकार से यह चतुष्क लवण जो है वो बना लेगा। और ये सारी जो प्रक्रिया है वो किसकी उपस्थिति में होगी, एल्यूमिना की उपस्थिति में या फिर थोरिया की उपस्थिति में और 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो आधिक्य में यदि आप अल्कोहल वगैरह ले लेते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आप और चतुष्क जो है एमीन लवणों का यहाँ पर निर्माण होता है। अकार्बनिक लवणों के साथ में अभिक्रिया, अकार्बनिक लवणों के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार से करती है देख लीजिए। एल्किल नाइट्रेट के साथ मतलब नाइट्रेट जो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेती है, एल्किल नाइट्रेट का निर्माण कर लेती है जल के निष्कासन द्वारा। HNO2 के साथ भी इसी प्रकार से अभिक्रिया करेगी, HNO2 भी आएगा, इस प्रकार से जल निष्कासन द्वारा ये एल्किल नाइट्राइट का निर्माण कर लेगी जो कि एक एस्टर होता है। अन्य अभिक्रियाएं देखते हैं तो अन्य अभिक्रियाओं में देखिए आपने अभी तक जो अभिक्रियाएं देखी वो कार्बन तथा OH विदलन की अभिक्रिया देखी, कार्बन के साथ में जुड़े हुए O और H में तो ये वाले विदलन की अभिक्रिया देखिए। अब इन अन्य अभिक्रियाओं में आप जो है अल्कोहल के OH तथा R दोनों ही समूह दोनों की सम्मिलित जो अभिक्रियाएं हैं वह देखेंगे। कौन कौन सी होती हैं ये अभिक्रियाएं, पहली ही है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण देखिए अल्कोहल का सांद्र H2SO4 क्या करता है, जहाँ भी डाला जाता है यह निर्जलीकारक के रूप में व्यवहार करता है और H2O मॉलिक्यूल को वहाँ से निष्कासित करने का काम करता है। तो सांद्र H2SO4 जो है 160 से 180 डिग्री सेल्सियस पर OH यहाँ से और H यहाँ से निकाल करके इसको एथीन में परिवर्तित कर देती है। इसी प्रकार अल्कोहल यदि आधिक्य में ले लिया जाए और तापमान को यदि कम कर दिया जाए तो डाई इथाइल ईथर बन जाता है जल के निष्कासन द्वारा। इसी प्रकार से तो जो 2-ब्यूटेनॉल है ये 2-ब्यूटेनॉल जो है 80% तो 2 ब्यूटीन और 20% 1-ब्यूटीन देता है। इसका कारण क्या है कि 2 डिग्री ये जो यहाँ से OH हटने की वजह से जो कार्बोकेटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी इसका कारण है। तो स्टेबिलिटी की वजह से 2 ब्यूटीन जो है वो अधिक मात्रा में और 1 ब्यूटीन जो है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर आप टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं H2SO4 के साथ में तो ये क्या करता है, यहाँ
OH यहाँ से और H यहाँ से निकल करके आइसोब्यूटिलीन का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और अल्कोहल का निर्जलीकरण, अब अल्कोहल का जब निर्जलीकरण करवाते हैं तो बेटा तृतीयक अल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशील होता है। तृतीयक अल्कोहल तो बिल्कुल ऐसा है कि आप जरा सा गर्म करवाओगे उसमें ही इसका निर्जलीकरण हो जाएगा और ये जो है इस प्रकार से जो आइसोब्यूटिलीन है इसमें परिवर्तित हो जाएगा। अल्कोहल का जो निर्जलीकरण है ये सेज़ेफ नियम के अनुसार होता है तथा अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण में अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन जो है क्रियाशील मध्यस्थ के रूप में बनता है। तो प्राथमिक अल्कोहल सबसे कम और तृतीयक अल्कोहल जो है सबसे ज़्यादा निर्जलीकरण की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण की बात करते थे तो अल्कोहल जो है ऑक्सीकृत होकर के किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, अल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर ऑक्सीकरण जो है लिमिटेड अमाउंट में करवाया जाता है तो ये तो अल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएंगे और यदि ऑक्सीकरण जो है अधिकता में करवाया जाता है तो ये अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टेप बाय स्टेप परिवर्तित हो जाते हैं। द्वितीयक अल्कोहल जो है ऑक्सीकरण कराने पर, ये द्वितीयक अल्कोहल है, इसका यदि आप ऑक्सीकरण करवाओगे तो पहले तो ये कीटोन में परिवर्तित होगा, इस कीटोन का वापस से ऑक्सीकरण करवाएंगे तो फिर जा करके ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि 2-पेंटेनॉल जो है उसका ऑक्सीकरण करवा करके आप 2-पेंटेनॉन बनाते हैं। 2-पेंटेनॉन फर्दर आगे फिर से ऑक्सीडेशन करवाता है और प्रोपेनोइक अम्ल में तथा एसिटिक अम्ल में टूट जाता है। तृतीयक अल्कोहल का भी यदि आप ऑक्सीकरण करवाते तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है कि टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका यदि आपने निर्जलीकरण करवाया तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल निर्जलीकरण द्वारा आपको क्या देंगे, एसीटोन देंगे। ये एसीटोन वापस से दोबारा से ऑक्सीकृत होकर के किस में परिवर्तित हो जाएगा, एसिटिक अम्ल में और फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। विहाइड्रोजनीकरण, अब नाम से ही समझ में आ रहा है विहाइड्रोजनीकरण, यहाँ से किसका एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जब यहाँ से निष्कासित होगी तो विहाइड्रोजनीकरण कहलाते हैं। अब हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए तप्त कॉपर या जिंक ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर मतलब जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है कि अल्कोहल की जो वाष्प होती है उस वाष्प को इन दोनों के ऊपर से जब गुजारा जाता है तो अल्कोहल जो है विहाइड्रोजनीकृत होकर के, जब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाती है और ये अल्डिहाइड और कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्राथमिक अल्कोहल तो एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है, द्वितीयक अल्कोहल जो है वो कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। और तृतीयक अल्कोहल की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया कि था कि तृतीयक अल्कोहल जरा सा गर्म करते ही किस में परिवर्तित हो जाता है, आइसोब्यूटिलीन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि ये विहाइड्रोजनीकरण ना देकर के सीधा सीधा क्या दे देता है, जल का निष्कासन कर देता है, डिहाइड्रेशन करवा देता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया का उपयोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल जो है उनकी पहचान करने में भी किया जाता है। अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो प्राथमिक अल्कोहल, कीटोन बन रहा है तो द्वितीयक अल्कोहल, और अगर ब्यूटिलीन बन रहा है, तो ब्यूटिलीन बन रहा है तो तृतीयक अल्कोहल यहाँ पर लिया गया है। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। हेलोजनों के साथ में अभिक्रिया देख लेंगे। हेलोजनों के साथ में प्राथमिक अल्कोहल जो है अभिक्रिया करके इस प्रकार देख लीजिए। हेलोजन जो है प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहलों को क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन में परिवर्तित कर देते हैं और ऑक्सीकरण उत्पाद जो है वो हेलोजन के साथ में अभिक्रिया करके अल्फा हेलो व्युत्पन्न दे देते हैं। बाद में अल्फा हेलो व्युत्पन्न भी बनेंगे। मतलब प्राथमिक अल्कोहल जो है इसका प्राथमिक अल्कोहल जो है हेलोजनों के साथ में अभिक्रिया करके एल्डिहाइड में, और द्वितीयक अल्कोहल जो है हेलोजनों के साथ में ऑक्सीकरण करवा करके कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, कीटोनों में परिवर्तित हो जाते हैं। बाद में इनका और जो है हेलोजनों के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है तो अल्फा हेलो व्युत्पन्नों का निर्माण यहाँ से कर लिया जाता है। दहन की अगर हम बात करें तो किसी भी कार्बनिक समूहों का यदि आप दहन करवाते हो तो जितने कार्बन होते हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है बेटा, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे आधा जो है H2O आपको प्राप्त हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में यदि विभेद करना हो तो आप सबसे पहले क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवा देंगे। ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, अम्लीय K2Cr2O7 की अभिक्रिया करवाते हैं जब, तो यहाँ रंग परिवर्तन हो जाता है। अब रंग परिवर्तन के कारण आप देख लेते हैं कि भाई प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल जो है वो डाइक्रोमेट के विलयन को हरे रंग का कर देता है। तो मतलब प्राथमिक जो अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल अम्लीकृत K2Cr2O7 के साथ में कमरे के ताप पर अभिक्रिया करके हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और
हरा रंग किसी वजह से होता है कि भाई आपको पता होगा डाइक्रोमेट आयन में जो क्रोमियम होता है इसकी 6+ ऑक्सीकरण अवस्था होती है। 6+ ऑक्सीकरण अवस्था की वजह से ये कैसा होता है, नारंगी रंग का होता है। परंतु एसिड की उपस्थिति में 6 इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो है 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के जो ये है कि किस में परिवर्तित हो जाता है, Cr3+ आयन में परिवर्तित हो जाता है, जिसका रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। आप इस अभिक्रिया को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि भाई K2Cr2 की रिएक्शन जो है H2SO4 के साथ में करवाई जाएगी तो क्रोमियम सल्फेट का और पोटेशियम सल्फेट का यहाँ से निर्माण होगा। क्रोमियम सल्फेट में जो क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है वो 3+ होता है, जो कि हरे रंग का होता है। यही बाद में प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा करके इस तरीके से एल्डिहाइड में परिवर्तित करवा देते हैं और द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा करके द्वितीयक अल्कोहल को जटिल दशाओं में इसका ऑक्सीकरण करवा करके कीटोन में परिवर्तित करते हैं और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण यहाँ से हो जाता है। और तृतीयक अल्कोहल के बारे में तो हम क्या ही बात करें, ये यहाँ पर इसके साथ में कोई परिवर्तन नहीं प्रदर्शित करते, यानी कि इसका रंग परिवर्तित होता ही नहीं है। डाइक्रोमेट जो है वो तृतीयक अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करके किसी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं दर्शाते हैं। केवल प्राथमिक और द्वितीयक ही जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग हरा कर देते हैं। विहाइड्रोजनीकरण द्वारा विहाइड्रोजनीकरण करवा दीजिए आप कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ से आप विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो प्राथमिक अल्कोहल जो है एल्डिहाइड में, द्वितीयक अल्कोहल जो है कीटोन में और तृतीयक अल्कोहल जो है वो एल्कीन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है तो प्राथमिक अल्कोहल है, कीटोन प्राप्त हो रहा है तो द्वितीयक अल्कोहल है और एल्कीन यदि प्राप्त हो रही है तो तृतीयक अल्कोहल माना जाता है। तो ये भी विहाइड्रोजनीकरण भी एक तरह की ऐसी विधि है जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों को अलग अलग आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लुकास टेस्ट करेंगे। लुकास टेस्ट किसकी उपस्थिति में होता है, सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2। इसे लुकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक कहते हैं। इस अभिकर्मक का अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करा करके आप एल्किल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब एल्किल क्लोराइड जो है जल में घुलनशील होने के कारण सफेद टर्बिडिटी दे देता है। अब प्राथमिक अल्कोहल यदि है तो फटाफट से टर्बिडिटी दे देगा, जल्दी से आपका जो है वो हेलोजन घुल जाएगा पानी में और वाइट टर्बिडिटी आप लोगों को नजर आएगी, सफेद अविलेयता आपको नजर आएगी। द्वितीयक अल्कोहल सफेद अविलेयता या वाइट टर्बिडिटी देने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है, लगभग 5 से 10 मिनट के आसपास से टाइम लगाता है। और तृतीयक अल्कोहल जो होते हैं वो वाइट टर्बिडिटी बिल्कुल नहीं देते हैं, चाहे आप इसको कितना ही गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद में थोड़ी बहुत टर्बिडिटी दे दी तो दे दी, तो अगर हाथों हाथ टर्बिडिटी आ जाती है रिएक्शन करवाते ही तो आप कहेंगे कि आपने प्राथमिक अल्कोहल लिया है रिएक्शन के दौरान पे। और अगर आपने 5 से 10 मिनट के बाद में अगर वाइट टर्बिडिटी आती है तो आप कहेंगे कि आपने द्वितीयक अल्कोहल का इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर वाइट टर्बिडिटी गर्म करने पर या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पर प्राप्त होती तो आप कहेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल हमने लिया है या आती ही नहीं है। ठीक है, तो तृतीयक अल्कोहल जो है तुरंत ही वो फटाफट से टर्बिडिटी दे देते हैं। द्वितीयक अल्कोहल जो है वो 5 से 10 मिनट के पश्चात जो है सफ़ेद टर्बिडिटी देते हैं और जो प्राथमिक अल्कोहल जो है वो गर्म करने के पश्चात भी बहुत देर तक टर्बिडिटी नहीं देते हैं। और ये टर्बिडिटी आती किस वजह से कि जब ये दोनों अभिकर्मक लुकास अभिकर्मक कहलाते हैं, क्या क्या, जिंक सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, ये दोनों मिलाकर के आप क्या कहते हैं, इसको लुकास अभिकर्मक कहते हैं। ये अभिकर्मक अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड का निर्माण कर देते हैं और एल्किल क्लोराइड की जो जल में विलेयता होती है उसके कारण से सफ़ेद जो है अविलेयता यहाँ पर उत्पन्न होती है, जिसे वाइट टर्बिडिटी के नाम से आप जानते हैं। तो तृतीयक अल्कोहल जो है वो तुरंत ही धुंधलापन दे देते हैं, द्वितीयक अल्कोहल जो है 5 से 10 मिनट के पश्चात धुंधलापन देते हैं, परंतु प्राथमिक अल्कोहल जो है कमरे के ताप पर अभिक्रिया ही नहीं करते हैं और धुंधलापन जो है वो नहीं देते हैं, परंतु गर्म करने पर धुंधलापन दे देते हैं। मतलब बहुत थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को लगाना पड़ता है। ये अभिक्रिया ये जो परीक्षण है क्या कहलाता है, लुकास परीक्षण कहलाता है। अब हम बात करते हैं विक्टर मेयर परीक्षण की। विक्टर मेयर परीक्षण को आप RBW परीक्षण भी बोल देते हैं। R मतलब रेड कलर, B मतलब ब्लू कलर और W मतलब कलरलेस या वाइट कलर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो प्राथमिक अल्कोहल जो है, प्राथमिक अल्कोहल इस प्रकार से HI तथा फास्फोरस की उपस्थिति में आयोडीन के साथ में अभिक्रिया करके एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। एल्किल आयोडाइड जो है AgNO3 के साथ में अभिक्रिया करके इसको नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट कर देती है और नाइट्रो एल्केन जो है वो वापस से HNO2 के साथ में अभिक्रिया करके नाइट्रोलिक अम्ल बना देती है। अब ये जो नाइट्रोलिक अम्ल है तनु NaOH के साथ में अभिक्रिया करके लाल रंग का एक उत्पाद देती है D।
इसी प्रकार से द्वितीयक अल्कोहल भी जो है, द्वितीयक अल्कोहल भी HI तथा फॉस्फोरस के साथ में आयोडीन की अभिक्रिया करवा करके क्या बना देती है, एल्किल आयोडाइड का निर्माण कर देती है। यही एल्किल आयोडाइड वापस से AgNO3 के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। AgNO3 के साथ में अभिक्रिया करवा करके नाइट्रो एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। इसकी अभिक्रिया वापस HNO2 के साथ में करवाई जाती है, जो कि इसको स्यूडोनाइट्रोल में परिवर्तित कर देता है, और ये स्यूडोनाइट्रोल जो है वो NaOH के साथ में अभिक्रिया करके नीले रंग का एक उत्पाद दे देता है, D। और तृतीयक अल्कोहल की अगर हम बात करें तो तृतीयक अल्कोहल वही रेड फास्फोरस और HI की उपस्थिति में आयोडीन के साथ में अभिक्रिया करवा करके तृतीयक एल्किल आयोडाइड का निर्माण करता है। यही तृतीयक एल्किल आयोडाइड जो है वो AgNO2 के साथ में अभिक्रिया करके AgI का अवक्षेप देती है और इसको नाइट्रो एल्केन में परिवर्तित कर देती है। नाइट्रो एल्केन वापस HNO3 के साथ में अभिक्रिया करता है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उत्पाद नहीं बनाता है। अब जब कोई उत्पाद ही नहीं बनेगा तो NaOH के साथ में आप अभिक्रिया करवाएंगे तो रंगहीन उत्पाद ही आपको प्राप्त होगा। तो आप देखते हैं क्या कि यदि D लाल रंग का विलयन है तो अल्कोहल कैसा है, प्राथमिक है, और अगर D नीले रंग का विलयन है तो अल्कोहल कैसा है, द्वितीयक, और D जो है रंगहीन विलयन है तो अल्कोहल कैसा होगा, तृतीयक अल्कोहल होगा। इसके बाद में बात करते हैं मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल के बारे में। तो अब मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, मिथेनॉल क्या होता है कि भाई सरलतम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होता है इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था, बॉयल ने किया था और लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा किया था। इसीलिए इसे कास्ट स्पिरिट या वुड स्पिरिट भी बोल देते हैं या वुड नेप्था भी बोल देते हैं। प्रकृति में सामान्यतः एस्टरों के रूप में पाया जाता है। यह विक्टर ग्रीन का जो तेल होता है जिसे मेथिल सैलिसिलेट भी बोलते हैं, लौंग का तेल जो होता है, यह एक महत्वपूर्ण इसका अवयव माना जाता है। अब मिथेनॉल का जो विरचन है किस प्रकार से किया जाता है, आप ये जो विधियां हैं जिसमें एल्किल हैलाइड क्या NaOH या KOH की उपस्थिति में आप अभिक्रिया करवाएंगे मिथेनॉल मिलेगा। आप एल्डिहाइड का अगर अपचयन करवाएंगे इन सभी रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में तो आपको मिथेनॉल मिलेगा। आप एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं तनु H2SO4 या NaOH की उपस्थिति में तो आपको मेथेनॉल मिल जाएगा। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में यदि अपचयन करवाते हैं तो मेथेनॉल आप लोगों को प्राप्त होगा। और ग्रिन्यार अभिकर्मक जो है उसका ऑक्सीडेशन करवा करके और उसको जल के साथ में अभिकृत करवा करके आप मेथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। मेथेनॉल के औद्योगिक निर्माण की अलग अलग विधियां होती हैं। पहला है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। अब लकड़ी के भंजक आसवन में अब क्या होता है कि 400 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक गाड़ी में भरकर लोहे के रिटार्ड में वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात ये है। इस कारण जो है लकड़ी का जो भंजक आसवन है उसके द्वारा वाष्पशील और गैसीय पदार्थ निर्मित होते हैं जिन्हें संघनित्र, फिर अब गैसें जब निकली है तो इसे संघनित्र में से भी गुजारा जाएगा। तो संघनित्र में से प्रवाहित करने पर वाष्पशील जो पदार्थ हैं वो कैसे हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। और अद्रवित जो गैसें हैं वो काष्ठ गैसें बाहर निकल जाती है, यानी कि आपने जब लकड़ी को जलाया, लकड़ी को जलाने के बाद में जो भी गैसें मिली उनका आपने क्या करवा लिया, संघनन करवा लिया। संघनन करवाने के बाद में भी कुछ जो वाष्प थी वो बाहर निकल गई। अब रिटार्ट में काष्ठ कोयला जो है वो शेष बच जाता है। अब संघनित्र से जो प्राप्त द्रव है इसको आसु द्रव जो है इसको एक टैंक में एकत्रित कर लिया जाता है। अब इस टैंक में जो है 2 परतें होती बेटा। ऊपरी परत में जो है भूरे रंग की जलीय परत हो जाती है जिसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहा जाता है। ऊपर की तरफ जो है वो भूरे रंग का एक द्रव आपको प्राप्त होता है जिसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। और निचले परत जो होती है उसमें गाढ़ा काला भूरा जो पदार्थ जिसे तारकोल या डामर भी आप बोलते हैं, जिसे काष्ठ टार कहा जाता है, वह इकट्ठा हो जाता है। यानी कि जो ऊपर वाला पदार्थ है वो तो आपका क्या है, पायरोलिग्नियस अम्ल, और नीचे जो इकट्ठा हो गया वो क्या है आपका काष्ठ टार, जिसे आप कोल तार भी कहते हैं। अब पायरोलिग्नियस अम्ल जो यहाँ से प्राप्त हो गया है इससे आपको क्या क्या प्राप्त हो जाएंगे, आपको काष्ठ गैस, काष्ठ कोयला, पायरोलिग्नियस अम्ल और काष्ठ टार, ये सारे के सारे आपको लकड़ी के भंजक से प्राप्त उत्पाद हैं, है ना। लकड़ी के भंजक आसवन से जो है कौन कौन से पदार्थ प्राप्त हुए आपको, काष्ठ गैस, काष्ठ कोयला, पायरोलिग्नियस अम्ल और काष्ठ टार आपको यहाँ से प्राप्त हुई है। अब मेथिल अल्कोहल जो आपको प्राप्त हुआ है इसका शोधन भी तो करना पड़ेगा। तो अब इसका प्योरिफिकेशन या शोधन किस प्रकार से किया जाएगा कि भाई जो आपको मिथेनॉल प्राप्त हुआ है इसका निर्जल कैल्शियम क्लोराइड अगर आप इसमें मिला देते हो तो अशुद्ध मिथेनॉल जो है इसके साथ में अभिक्रिया करके जो है क्रिस्टलीय ठोस यौगिक जो कि
CaCl2.4CH3OH का निर्माण यहाँ पर कर लेते हैं, जिसे हम छान करके अलग कर लेते हैं और अशुद्धि जो है वो छनित्र में रह जाती है, यानी कि ऊपर जो क्रिस्टल्स हैं उसी में से आपको मिथेनॉल मिल जाएगी। अब बाद में आप क्या करोगे, अभिक्रिया में निर्मित जो क्रिस्टलीय ठोस है उसको जल के साथ में उबालकर जो है आश्रित कर लेंगे और इस प्रकार प्राप्त मेथिल अल्कोहल जो है उसको ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। आप किसी न किसी पात्र में उसको एकत्रित कर लेते हैं। तो इस मेथिल अल्कोहल से कुछ मात्रा में उपस्थित जल की अशुद्धि को बिना बुझे चूने से शुष्क करवा करके प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब अब आपने पानी में घोल करके इसको दोबारा से प्राप्त किया है आश्रित करके, तो हो सकता है उसमें पानी के कुछ पार्टिकल्स रह जाए, तो पानी के पार्टिकल्स को दूर करने के लिए इसमें क्या मिला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और आपको क्या मिल जाती है, शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। दूसरा, पायरोलिग्नियस जो अम्ल है इसके शोधन द्वारा भी आप जो है किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसका शोधन इसके द्वारा शोधन किस प्रकार करते हैं, तो सर्वप्रथम पायरोलिग्नियस अम्ल को आप क्या करते हैं, कॉपर से निर्मित पात्र में आश्रित करवाते हैं। कॉपर से निर्मित पात्र में आप आश्रित करवाने पर जो निर्मित वाष्प है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में गर्म करवा देते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करवाने पर या इसके साथ में अभिक्रिया करवाने पर आपको जो है एसिटिक अम्ल का कैल्शियम एसिटेट के रूप में, यानी कि कैल्शियम एसिटेट आपको प्राप्त हो जाता है। अभी कैल्शियम एसिटेट जो है वो कैसा हो जाता है, अवक्षेपित होकर के नीचे बैठ जाता है और ऊपर जल रह जाता है। ठीक है, अब शेष मिश्रण जो है जो भी बच गया है उसका आसवन करवाने पर आपको मिथाइल अल्कोहल तथा एसीटोन दोनों ही प्राप्त होंगे। तो ये आसवित होकर जल के साथ में ग्राही में इकट्ठे हो जाते हैं। अवक्षेप के रूप में प्राप्त जो कैल्शियम एसिटेट है इसको इस एसिटेट के विलयन को वाष्पित करके शुष्क करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ठोस अवशेष प्राप्त होता है, जिसका तनु H2SO4 के साथ में आसवन करवाने पर तनु एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। प्राप्त तनु एसिटिक अम्ल के शोधन द्वारा निर्जल एसिटिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब जो भी आपको कैल्शियम एसिटेट मिला है, कैल्शियम एसिटेट की आप H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करवाओगे तो आपको एसिटिक अम्ल तथा कैल्शियम सल्फेट अलग प्राप्त हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया के प्रथम पद द्वारा जो है एसीटोन तथा मिथाइल अल्कोहल का जो मिश्रण मिला था उसका प्रभाजी आसवन करवा लो। प्रभाजी आसवन करवाया जाता है कब, जब दो ऐसे द्रव मिले हुए हों जिनके क्वथनांकों में ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो प्रभाजी आसवन करवाते हैं। तो प्रभाजी आसवन करवाने पर अल्कोहल जिसका क्वथनांक जो है 64.7 डिग्री सेल्सियस है तथा एसीटोन जिसका क्वथनांक जो है 56 डिग्री सेल्सियस है, इन दोनों को अलग अलग करवा लिया जाता है। परंतु ये जो अल्कोहल आपको प्राप्त हुई है इसमें एसीटोन की तथा एसीटोन में कुछ न कुछ मात्रा अल्कोहल की आपको मिक्स करी हुई रहेगी, यानी कि यहाँ से आपको शुद्ध अल्कोहल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अब क्या करें, इसको एक फ्लो चार्ट द्वारा आप समझ सकते हैं। पायरोलिग्नियस अम्ल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवा के उसका आसवन करवाया तो एक तरफ तो आपको क्या मिल गया, कैल्शियम एसिटेट प्राप्त हो गया और दूसरी तरफ जो है आपको कीटोन और अल्कोहल मिथेनॉल या एसीटोन प्राप्त हो, मिथेनॉल प्लस एसीटोन प्राप्त हुआ। अब इनका या तो आप प्रभाजी आसवन करवा करके मिथेनॉल अलग और एसीटोन अलग प्राप्त कर ले, या फिर कैल्शियम क्लोराइड के साथ में आप इसको गर्म करवा करके ये जो योगात्पाद मिला है, ये योगोत्पाद तथा एसीटोन मिला है, इसको आप फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि छान लेंगे तो क्रिस्टल्स जो है ऊपर रह जाएंगे। फिल्टर करके जो है आप जो है एसीटोन जो है वो अलग प्राप्त कर लेंगे फिल्टर में से, और ये वाला जो पदार्थ है ये H2O के साथ में उबाल लेते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, मिथेनॉल प्राप्त हो जाता है। ये तो अभिक्रिया हुई मिथेनॉल को प्राप्त करने की। इसके अलावा जल गैस या भाप अंगार गैस द्वारा भी इसे प्राप्त किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन जो है इसे जल गैस या अंगार गैस या भाप अंगार गैस भी इसे कहा जाता है। इसका यदि आप अपचयन करवाते हो ZnO Cr2O3 और CuO की उपस्थिति में 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको मिथाइल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। जिंक ऑक्साइड तथा कॉपर ऑक्साइड का जो मिश्रण है ये उत्प्रेरक का यहाँ पर काम करता है, जबकि ये जो है ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। मतलब उत्प्रेरक डालने से अभिक्रिया जो है उसकी दर बढ़ जाती है और उत्प्रेरक वर्धक जो है उत्प्रेरक की अभिक्रिया को मतलब उत्प्रेरक की जो रिएक्टिविटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा आप मिथाइल अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त करते हैं कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन जो है 1:3 में लेने पर क्या होता है, ये एक सिंथेसिस गैस कहलाती है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन जो है आपने 1:3 का अगर रेशो ले लिया तो इन दोनों को ही साथ में क्या कहा जाता है, सिंथेसिस गैस। क्या कहा जाता है,
सिंथेसिस गैस कहा जाता है। अब ये सिंथेसिस गैस जो है मीथेन को जल वाष्प के साथ में 800 डिग्री सेल्सियस पर निकल पर प्रवाहित करने पर संश्लेषित गैस जो है आपको प्राप्त हो जाएगी, जो 200 वायुमंडलीय दाब तथा 300 डिग्री सेल्सियस पर उत्प्रेरकों पर प्रवाहित कराने पर मेथिल अल्कोहल बना लेगी। ये जो सिंथेसिस गैस है ये क्या करेगी, 200 वायुमंडलीय दाब तथा 300 डिग्री सेल्सियस के ताप पर उत्प्रेरकों में अगर प्रवाहित करवा दी जाए तो ये मेथिल अल्कोहल का निर्माण करके आपको दे देगी। कैसे, रक्त तप्त कोक जो है उसकी भाप जो है, रक्त तप्त जो कोक है, भाप अंगार गैस जो है आपने इसके ऊपर से प्रवाहित करवाई, तो गैस शोधक क्या काम करता है, दाब लगाता है इसके ऊपर 200 वायुमंडलीय दाब, और ये दोनों हैं ये इसके अंदर उत्प्रेरक की उपस्थिति में मिथाइल अल्कोहल में आपको परिवर्तित होते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, भाप अंगार गैस से मिथाइल अल्कोहल के निर्माण का एक फ्लो चार्ट है। तो मिथाइल जो है वो H2O के साथ में निकल की उपस्थिति में तथा 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करवाने पर ये भाप अंगार गैस देंगे। भाप अंगार गैस को इन सभी की उपस्थिति में जो है मिथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करवा लिया जाता है। मीथेन के ऑक्सीकरण द्वारा मीथेन जो है इसका 9:1 की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीकरण करवाने पर भी मिथेनॉल आपको प्राप्त हो जाता है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, कॉपर की उपस्थिति होनी चाहिए, 200 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, 200 डिग्री सेल्सियस का ताप होना चाहिए और 100 वायुमंडलीय दाब यहाँ पर होना चाहिए। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, मिथेनॉल प्राप्त हो जाएगी। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं कि भाई ये मिथेनॉल जो है वो रंगहीन होता है, ज्वलनशील होता है और उदासीन द्रव होता है, जिसका क्वथनांक 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। मिथाइल अल्कोहल जो है जल में हाइड्रोजन बंध बना लेता है और घुल जाता है, इसीलिए अनेक कार्बनिक विलायकों में अध्रुवीय होने के कारण विलेयता प्रदर्शित करता है, जल से हल्का होता है। ठीक है, इसकी गंध जो है वो स्पिरिट के समान होती है। मिथाइल अल्कोहल जो है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एक ऐसा यौग उत्पाद बनाता है जो कि एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो हमने कास्ट विधि जो थी उसमें देखा था। मेथिल अल्कोहल जो है वो अत्यधिक विषैला होता है, जिसे पीकर आदमी अंधा भी हो जाता है और अधिक मात्रा में यदि पी ली जाए तो यह मृत्यु का भी कारण बन सकता है। रासायनिक गुणधर्मों की बात करें तो मीथेनॉल जो है रासायनिक गुणधर्म जैसे सोडियम की उपस्थिति में ये जो है इस तरह का उत्पाद बना करके देता है, और यहाँ से H2 जो है वो निकल जाती है और हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाता है, सोडियम आ जाता है ना, मिथॉक्सी सोडियम का निर्माण यहाँ पर कर लिया जाता है। और मिथेनॉल जो है, मेथिल अल्कोहल जिसे मिथेनॉल भी कहा जाता है, CH3OH जो है H2SO4 की उपस्थिति में यदि एसिटिक अम्ल के साथ में गर्म करवाया जाए या अभिकृत करवाया जाए तो ये इस प्रकार से एस्टर में परिवर्तित हो जाता है, एसिटोएसिटिक एस्टर बना लेता है। ऐसे ही एसिटिक अम्ल के क्लोराइड व्युत्पन्न के साथ में अम्ल व्युत्पन्नों के साथ में अभिक्रिया करके ये इस तरह से एस्टर का निर्माण कर लेता है। और इस प्रकार से CH3COO मतलब एस्टर के साथ में अभिक्रिया करके ये इस प्रकार से जो है वापस एसिटोएसिटिक एस्टर में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार थायोनिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके मेथिल बेंजील सल्फोनेट का निर्माण कर लेता है। बेंजोइल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करके मेथिल बेंजोइड बनाता है। इसके साथ में अभिक्रिया करके ये इस प्रकार के ये सारी वही अभिक्रियाएं हैं जो हमने अल्कोहल की अभिक्रियाएं देख ली हैं। सैलिसिलिक अम्ल के साथ में इस तरीके से मेथिल सैलिसिलेट का निर्माण यहाँ से कर लेते जाता है, जिसका नाम होता है विक्टोरिन का तेल। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में मिलकर के ये जो है एल्केन का निर्माण करता है। ऑक्सीडेशन करवाने पर एल्डिहाइड तथा कीटोन एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस की अभिक्रिया करवा करके एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा CH3OH जो है सांद्र HCl की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड में, HBr और ZnCl2 की उपस्थिति में ब्रोमोमीथेन में, ठंडे HI के साथ में अभिक्रिया करवा करके मीथेन में और गर्म के साथ में करवाएंगे तो ये मिथाइल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाता है। PCl3 और PCl5 के साथ में ये मिथाइल क्लोराइड बनाता है। थायोनिल क्लोराइड के साथ में ये जो है मेथेन बनाता है। और अमोनिया के साथ में निर्जल ZnCl2 और Al2O3 एल्यूमिना की उपस्थिति में क्या बनाता है, प्राथमिक अमीन का निर्माण यहाँ से करके देता है। इसके अलावा एल्यूमिना की उपस्थिति में भी जो है एल्यूमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने पर ये डाई मिथाइल ईथर का निर्माण करता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कम दाब
और ठंड मतलब कम ताप और कम दाब पर ये मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट देता है, जबकि CH3OH यदि आधिक्य में ले लिया जाए और 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करवाया जाए तो ये ईथर का निर्माण करके देता है। और H2SO4 का यदि आधिक्य ले लिया जाए और 170 डिग्री ताप रखा जाए तो ये मिथाइल सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीडेशन अगर इसका करवाएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड तथा फॉर्मिक एसिड यानी कि एल्डिहाइड तथा कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित होगा और वायु में दहन करवाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O में विघटित हो जाता है। इसके उपयोगों की बात करें तो मिथेनॉल जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल तथा अन्य रसायनों के निर्माण में काम में लिया जाता है। प्राथमिक और औद्योगिक पदार्थ के रूप में, ईंधन के रूप में भी, जैसे पेट्रोल एक प्रतिस्थापी है इसका, गैसोलीन एवं 20% मिथाइल अल्कोहल का जो मिश्रण है वो अच्छा मोटर ईंधन होता है। गाड़ियों के रेडिएटरों में प्रशीतक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको। इथाइल अल्कोहल को विकृत करने के लिए यह मिश्रण जो है मेथिलीकृत स्पिरिट कहलाता है। यानी कि एथिल अल्कोहल जो है उसको खराब करने के लिए, है ना, वो शराब जो है वो पकड़ी जाती है तो उसको खराब करने के लिए क्या मिलाते हैं, उसमें मेथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। रंजक दवाइयों सुगंधित पदार्थों के निर्माण में भी इसको काम में लिया जाता है। तो मेथिल सैलिसिलेट तथा मेथिल एंथ्रोएनिलेट जो है सुगंधित द्रव्यों के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। पेंट, वार्निश आदि उद्योगों में भी इसको विलायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके परीक्षणों की बात करते हैं तो मेथेनॉल की जो उपस्थिति है उसकी जांच के लिए कौन कौन से परीक्षण करवाते हैं। यह Na धातु से अभिक्रिया करके H2 मुक्त कर देता है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सैलिसिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके ऑयल ऑफ विक्टर ग्रीन का तेल बना देता है, जिसकी एक विशिष्ट गंध होती है और उससे गंध को पहचान करके पता लगा लिया जाता है मेथेनॉल है या नहीं। मेथेनॉल की अभिक्रिया जो है अम्लीकृत K2Cr2O7 के साथ में यदि आप करवाते हो तो ये इसके साथ में अभिक्रिया करके रक्त तत्व कॉपर के तार के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की एक विशिष्ट टाइप की गंध यहाँ से प्राप्त होती है। एथिल अल्कोहल या इथेनॉल की हम बात कर लेते हैं तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH होता है। इसको केवल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जो है स्टार्च युक्त पदार्थों की किण्वन विधि द्वारा करने के कारण इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहलाता है। ये फलों के जो एस्टर होते हैं इनके रूप में भी पाया जाता है। इस प्रकार शराबों का जो मुख्य अवयव होने के कारण इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। जो शराब लोग पीते हैं वही क्या होती है, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहलाती है। एथिल अल्कोहल के निर्माण की कौन कौन सी विधियां हैं। एथिल अल्कोहल देख लीजिए, एथिल ब्रोमाइड का AgOH के साथ में आप जल अपघटन करवाते हैं तो भी आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल एसीटेट की NaOH के साथ में जल अपघटन कराने पर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रेनाड अभिकर्मक की एल्डिहाइड और जल अपघटन करवाने पर एसिटेल्डिहाइड का सोडियम प्लस C2H5OH के साथ में अपचयन करवाने पर तथा एथिलेमीन का HNO2 के साथ में अभिक्रिया करवाने पर जो है आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसके औद्योगिक निर्माण की विधियों में सबसे पहली विधि हम देखेंगे किण्वन की विधि। किण्वन विधि में क्या होता है कि एथिल अल्कोहल जो है बृहद स्तर पर उत्पादन होता है किण्वन विधि द्वारा। अब इस प्रक्रम में क्या होता है कि भाई ऐसे जिसमें कार्बनिक यौगिक जो है वो जीवाणु क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों को, और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन करने के बाद जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं आप, किण्व कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्व कहते हैं। और ये कैसा प्रक्रम है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। किण्वन शब्द का जो प्रयोग है वह लिपिंग नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था। इस प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसके तीव्रता से निकलने के कारण विलयन जो है वो उबलने लगता है। जैसे बोलते हैं ना हमारे घर में भी अगर कोई चीज़ काफ़ी दिनों तक बंद कर दी जाए उसमें किण्वन अगर शुरू हो जाता है तो वो चीज़ ऐसा लगता है जैसे उबल रही है। उदाहरण दूध का जमना, गन्ने के रस द्वारा शराब का बनाना, ये सारी अभिक्रियाएं यहाँ पर होती हैं। अब किण्वन क्रिया की जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो क्या क्या होनी चाहिए भाई। एंजाइम कैटलाइज्ड विधि है तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। उच्च ताप पर एंजाइम जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसीलिए जब मौसम परिवर्तन होता है और तो बीमारियां ज़्यादा होती हैं ना, क्योंकि एंजाइम कैटलाइज्ड जो विधियाँ होती हैं उनके लिए ज़्यादा तापमान या कम तापमान जो है वो हानिकारक होता है। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान होना चाहिए। विलयन जो है वो कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए, क्योंकि अगर विलयन में एंजाइम जो है अधिक सक्रिय होते हैं, तनु विलयन में एंजाइम जो है अधिक सक्रिय होते हैं। विलयन का जो pH है वो भी 6 से लेकर के 8 तक होना चाहिए। अभिक्रिया में परिरक्षक जो है वो अनुपस्थित होना चाहिए, क्योंकि इनकी उपस्थिति में एंजाइम खत्म हो जाएंगे। अब एंजाइम खत्म हो जाएंगे तो अभिक्रिया आगे कैसे चलेगी। तो एथिल अल्कोहल की जो प्राप्ति है वो शर्करा युक्त तथा स्टार्च युक्त पदार्थों के किण्वन द्वारा करवाई जाती है। यह विधि एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रारंभिक विधि कहलाती है। प्रारंभिक विधि में पहले हम शर्करा से बनाएंगे। शर्करा से आप क्या करते हैं कि शर्करा के कारखानों से जो शर्करा के क्रिस्टल जो होते हैं इनको अलग करने के बाद में
मतलब आपने शक्कर तो अलग कर ली और बाद में जो बचा है वह द्रव शीरा या मोलासिस कहलाता है। अब ये जो शीरा होता है ये कैसा होता है, भूरे रंग का ऐसा चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसमें केवल 20 से 35% तक की ही शक्कर उपस्थित होती है। अब शीरे को क्या करते हैं, 8 से 10% जो है वो विलयन मतलब पानी इसमें मिला देते हैं और इसको तनु कर देते हैं। तनु जो शीरा है इसको अमोनियम लवण तथा तनु अम्ल का योग करवा देते हैं। योग करवाने की वजह से जो है ये यीस्ट के लिए भोजन का काम करता है। या अमोनियम लवण जो है वो यहाँ पर क्या काम करता है, यीस्ट का काम करता है। अब यीस्ट क्या है, यीस्ट के लिए भोजन का काम करता है ना। अब भोजन जब आपके पास में है तो अब वाष्प का भोजन जब एंजाइम जब भोजन का भक्षण करेंगे तो इसका क्या करेंगे, किण्वन करेंगे। किण्वन की वजह से आपको क्या मिलेगा, वाष्प का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। तो उपयुक्त विलयन में जो है खमीर जो है वो आप मिला करके 20 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2-3 दिन के लिए इसको रख देंगे। खमीर मिलाने पर क्या होता है, जो किण्वन की प्रक्रिया है वो और तेजी से होने लगती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और इस विलयन को छानकर खमीर को जो है वो अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार जो स्वच्छ द्रव जो है जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आपको वाष्प कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प कहलाता है। अब जो वाष्प आपने जैसे अखबारों में कई बार पढ़ा होगा कि वाष्प के कंटेनर जो हैं वो कई बार पुलिस को मिलते हैं और वो उस वाष्प को नष्ट कर देते हैं। तो ये वही वाष्प है। क्या है वाष्प कि जो आपको मोलेसिस मिला है उसको आपने डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने के बाद में उसमें आपने अमोनिया का लवण या तनु अम्ल मिला दिया। तनु अम्ल मिलाने के बाद में ये तनु अम्ल जो है इसमें यीस्ट का काम करता है और यीस्ट मिलाने के बाद में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर 2-3 दिन के लिए अगर आपने रख दिया और फिर उसको छान लिया, छानने के बाद में जो आपको लिक्विड मिलता है वह क्या कहलाता है, वाष्प कहलाता है। अब इस प्रक्रम में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। पहला ही काम क्या होता है, जो गन्ने की शुगर है वो H2O के साथ में इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में टूटती है। इसी को आप क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर या इन्वर्जन ऑफ शुगर भी आप इसको बोलते हैं। अब यहाँ से जो प्राप्त ग्लूकोज यीस्ट में उपस्थित एक अन्य एंजाइम जाइमेज ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित कर देता है। यानी कि जाइमेज जो है वो क्या काम करेगा, इस ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज को किस में परिवर्तित कर देगा, एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देगा। प्राप्त वाष्प या वॉल्ट जो है वो लगभग 6 से 10% अल्कोहल तथा 3 से 5% ग्लिसरॉल तथा कुछ उच्च अल्कोहल तथा एल्डिहाइडों का जो मिश्रण होता है वो मिश्रण होता है। अब इस मिश्रण में से जब आपको अल्कोहल अलग करना है तो आप इसका क्या करवा देंगे, आसवन करवा देंगे। और आसवन करवाने के लिए कॉफी भपके, कॉफी स्टिल जो है इस प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इस भपके में 2 प्रभाजक स्तंभ जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एक स्तंभ जो है विश्लेषक का तथा दूसरा जो है वो परिशोधक का काम करता है। ठीक है, दोनों ही स्तंभ जो है कई खानों में विभाजित होते हैं। वाष्प को परिशोधित की इस सर्पिल नलिका में से गुजारने पर यह गर्म हो जाता है तथा जब यह गर्म वाष्प विश्लेषक के नीचे आने वाली भाप के संपर्क में आती है तो भाप जो है वाष्प से अल्कोहल को ग्रहण कर लेती है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर हाइड्रोजन बंध बन जाता है और अल्कोहल जो है उसमें मिक्स हो जाता है तथा भाप एवं अल्कोहल वाष्प का यह मिश्रण जो है परिशोधक के निचले भाग में पहुंच जाता है और वहां से पुनः ऊपर उठने लगता है। इस मिश्रण से जल की वाष्प परिशोधक में लगे संघनित्र द्वारा संघनित होकर नीचे चली जाती है, जबकि अल्कोहल जो है वो उसका क्वथनांक कम होता है। अब अल्कोहल का क्वथनांक कम होता है तो ये ऊपर उठ जाता है। तो अल्कोहल की वाष्प जो है इसको अलग से द्रवित करके 90% एथिल अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाता है और ये 90% जो एथिल अल्कोहल है इसी को आप क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट या परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। यानी कि आपने क्या करा, ये जो मिश्रण आपको प्राप्त हुए थे इसका आपने प्रभाजी आसवन करवा लिया। प्रभाजी आसवन में आपने किसका इस्तेमाल किया, भाप का इस्तेमाल किया। भाप में अल्कोहल जो है वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि भाप क्या है, पानी है। पानी में अल्कोहल मिक्स हो जाता है हाइड्रोजन बंध की वजह से और बाद में अलग कर लिया जाता है, वाष्प के साथ ही ये अलग हो जाता है। इस वाष्प को जो है संघनित कर लेते हैं। संघनित करने पर जो है जल के अणु तो पहले संघनित हो जाते हैं और अल्कोहल के जो अणु है वो बाद में संघनित होते हैं। तो क्योंकि उनका क्वथनांक कम होता है तो अधिक तापमान पर जल के अणु तो जो है तापमान में कमी होने की वजह से फटाफट से द्रवित हो जाते हैं, परंतु वो तापमान अल्कोहल के अणुओं को जो है संघनित नहीं कर पाता और अल्कोहल के अणु जो है वाष्प के रूप में आगे चले जाते हैं, जिन्हें 90% तक परिशोधित कर लेते हैं और यही क्या कहलाता है, परिशोधित स्पिरिट कहलाता है, 90% अल्कोहल। और ये इस चित्र द्वारा किया जाता है। यहाँ से भाप जो है इस प्रकार से निकाली जाती है, गर्म वाष्प इसमें डाली जाती है और यहाँ से जो भाप है वो इसमें आकर के इस अभिक्रिया द्वारा यहाँ पर परिशोधन करवाया जाता है और अल्कोहल की वाष्प को इस संघनित्र द्वारा अलग से इकट्ठा करके 95.6% जो है अल्कोहल आपको प्राप्त हो कर लिया जाता है।
स्पेंट वॉश इसको कहते हैं। यहाँ से आप वाष्प इसमें लगातार डालते जाते हैं, ये वाष्प जो है इन नलिकाओं के थ्रू आती जाती रहती है, आने की वजह से और फिर ये वाष्प जो है गर्म वाष्प यहाँ से लगातार डाली जाती है। और स्पेंट वॉश यानी कि ये जो एक डायग्राम है ये कॉफ़ी भपका है या कॉफ़ी भपके से वाष्प या प्रभावी आसवन करवाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। परिशोधित स्पिरिट जो है उसमें आपने देखा कि भाई 90% ही अल्कोहल है। अब इसको और ज़्यादा परिशुद्ध करना है तो आप क्या करेंगे, परिशोधित स्पिरिट को कोयले की छन्नी से छानकर उसका प्रभावी आसवन करवाएंगे तो 93 से 95.6% जो है अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा, अर्थात परिशोधित स्पिरिट अब आपको प्राप्त हो जाता है। अब 95.6% जो अल्कोहल होता है तथा 4.4% का जो जलीय मिश्रण होता है, ये कैसा होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। अब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है किसी भी प्रभावी आसवन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। और ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है इसका जो तापमान, इसका जो क्वथनांक होता है वो 78.13 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस तापमान पर जो है अल्कोहल तथा जल इसी अमाउंट में वाष्प में भी परिवर्तित होने लग जाते हैं। स्टार्च युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार करवाएंगे। स्टार्च युक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं, आलू, जौ, चावल, मक्का, ये सब जो है स्टार्च युक्त पदार्थ हैं। इन स्टार्च युक्त जो पदार्थ है इनका सूत्र क्या होता है, C6H10O5। स्टार्च का जो सूत्र होता है C6H10O5 का होल N होता है। इनका किण्वन करवाएंगे। अब इनका किण्वन करवाएंगे तो आपको अल्कोहल जो है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी देख लीजिए। पहले आप इनका क्या करवाएंगे, शर्करीकरण करवाएंगे। शर्करीकरण मतलब स्टार्च को जो है माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए की जो क्रिया है वह क्या कहलाती है, शर्करीकरण कहलाती है। तो पहले हम क्या करेंगे, मैश का निर्माण करेंगे। मैश कैसे प्राप्त करेंगे, आप इन आलू वगैरह जो इनके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको परिवर्तित कर देंगे और भाप में गर्म करने पर स्टार्च पतली लेई के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। अरे किसी भी चीज़ को आप मैश कर देते हो ना, मसलना है, उबले हुए आलू को मैश करना, बिल्कुल वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। मैश में परिवर्तित इसको कर लेंगे। फिर इससे हम माल्ट का निर्माण करेंगे। तो जौ को 15 डिग्री सेल्सियस पर अंधेरे कमरे में अंकुरित होने देंगे और इस पर डायस्टेज एंजाइम आप डाल देते हैं। डायस्टेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट करेगा और इसका ताप बढ़ा करके हम क्या करेंगे, इस क्रिया को रोकना। अब डायस्टेज एंजाइम इसको पूरा ना खा जाए इसलिए हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को रोक देंगे, यानी कि डायस्टेज एंजाइमों को हम मार डालेंगे। मार डालने के लिए हम क्या करेंगे, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म कर देंगे। तो अंकुरित जौ को जल के साथ में अब पीस लेंगे। पीसने के बाद में इसको छान लेंगे तो जो छना हुआ पदार्थ है वो आपका क्या है, माल्ट निष्कर्ष या माल्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो प्राप्त इसमें आपको हो जाता है, जिसमें डायस्टेज एंजाइम उपस्थित तो होता है। डायस्टेज एंजाइम अभी भी उपस्थित है, पूरा मरा नहीं है ना। अंकुरित जौ जो है इसको जल के साथ में पीसकर छानने से छनित्र माल्ट निष्कर्ष कहलाता है, जिसमें डायस्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। अब इसका क्या करवा देंगे, आप जो है जल अपघटन करवा देंगे। जल अपघटन में मैश तथा माल्ट को मिलाकर 55 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर स्टार्च डायस्टेज द्वारा माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। अब ये मैश जो है जल के द्वारा डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित हो गया। अब यह अभिक्रिया जो है लगभग आधे घंटे में पूर्ण हो जाती है और प्राप्त माल्टोज जो है वो द्रव वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, लिक्विड वोल्ट या द्रव वोल्ट कहलाता है। और अब इसको और ज़्यादा आप उबालोगे ना तो अब डायस्टेज एंजाइम जो है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अल्कोहलिक किण्वन इसका करवाएंगे तो वॉल्ट जो है इसको ठंडा करके इसमें खमीर मिलाएंगे। तो खमीर अब मिलाएंगे तो एंजाइम वहाँ पर काम करेंगे। तो काम करने के लिए 25 से 37 डिग्री सेल्सियस का ताप चाहिए, है ना। तो अब माल्टोज जो है वो माल्टेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ था सुक्रोज, ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। अब हम वापस से वही की वही विधि जो हमने पहले प्राप्त की थी वो की वही काम यहाँ पर करेंगे कि भाई ग्लूकोज जो है जाइमेज की उपस्थिति में तथा खमीर से आपको किस में परिवर्तित करके देगा, इसको अल्कोहल में परिवर्तित करके देगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, वायु वाष्प के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। अब प्राप्त विलयन वाष्प, ये जो है प्राप्त विलयन में वाष्प कहलाता है। इसमें 10 से 15% अल्कोहल होती है। इसका आसवन करवा लेंगे। आसवन करवाने पर आपको 90% जो है एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा और 90% एथिल अल्कोहल को और परिशुद्ध अल्कोहल बनाना है तो आप कॉफ़ी के भपके का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने आगे वाले पॉइंट में इसको किया था। अब अगर 100%
100% अल्कोहल आपको प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि परिशोधित स्पिरिट तथा बेंजीन के मिश्रण का प्रभाजी आसवन आप करवाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि कॉफी भपके से जो प्राप्त परिशोधित स्पिरिट है इसमें जल के अतिरिक्त जो है ग्लिसरिक, सक्सिनिक एसिड, एसिडाल्डिहाइड, फ्यूजन तेल वगैरह जो है इनकी अशुद्धियां होती हैं, इन्हें दूर करने के लिए आप परिशोधित स्पिरिट को कोयले के छन्ने में छानकर प्रभाजी आसवन करवाएंगे। ये काम तो हमने पहले ही कर लिया था। अब परिशोधित स्पिरिट तथा बेंजीन का जो मिश्रण है इसका भी आप प्रभाजी आसवन करवाएंगे कितने तापमान पर? 64.8 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तो अल्कोहल तथा बेंजीन का एक स्थिर क्वाथी मिश्रण आपको प्राप्त होगा। फिर 68.30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बेंजीन तथा अल्कोहल का जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है इसको आप पृथक कर लेंगे। अब इस मिश्रण को पुनः से आश्रित आप करवाते हैं कितने तापमान पर? 78.3 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको 100% शुद्ध अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जिसे एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहा जाता है। यानी कि जो प्राप्त आपको आसवन द्वारा 95.5% प्राप्त जो अल्कोहल था उसको आप जो है बेंजीन के स्थिर क्वाथी मिश्रण के साथ में इसको आप गर्म करवा देंगे। तो बेंजीन का स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है 78.3 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करवाने पर और आसवन करवाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको 100% अल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप जो है अल्ट्रा प्योर अल्कोहल या परिशुद्ध अल्कोहल या कहते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल भी इसे कहते हैं। एथिलीन द्वारा आप किस प्रकार से H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा 80 डिग्री सेल्सियस पर आप एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त करेंगे। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जो है वापस एथिल सल्फेट के साथ वापस से एथिलीन के साथ में अभिक्रिया करके एथिल सल्फेट का निर्माण करके देगा। एथिल सल्फेट का जब आप जल के साथ में गर्म करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगी? अल्कोहल, इथेनॉल आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके भौतिक गुणधर्म देखेंगे कि ये रंगहीन ज्वलनशील द्रव होता है। इसका क्वथनांक जो है 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका अपेक्षिक घनत्व अगर देखा जाए तो 0.789 होता है इसका घनत्व। एक विशेष गंध होती है, इसका स्वाद भी जो है वो तीखा होता है और ये एक आर्द्रता ग्राही द्रव है तथा उत्तम उद्दीपक स्टिमुलेंट की तरह यहाँ पर ये काम करता है। और ये कैसा होता है? उदासीन होता है, ना अम्लीय ना क्षारीय। इसके गुणधर्म देखेंगे तो जो अल्कोहल की सामान्य अभिक्रियाएं हैं वो सभी अभिक्रियाएं ये प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से जो अल्कोहल और मिथेनॉल की जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो इस प्रकार से ये प्रदर्शित करता है। एथिल अल्कोहल का जो परीक्षण है उसको भी आप देख लेते हैं कि कैसे एथिल अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। तो एथिल अल्कोहल को ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ में जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करवाते हैं तो फलों जैसी मीठी गंध यहाँ से प्राप्त होती है। फलों जैसी मीठी गंध अगर प्राप्त हो रही है तो एथिल एसीटेट बन गया है। एथिल एसीटेट बनने की वजह से आप पता लगा लेंगे कि यहाँ पर एथिल अल्कोहल है, ना कि मेथिल अल्कोहल। दूसरा, एथिल अल्कोहल जो है आयोडीन के साथ में NaOH के साथ में अभिक्रिया करा करके आयोडोफॉर्म बनाता है और ये आयोडोफॉर्म जो है पीला अवक्षेप भी आपको दे देता है। एथिल अल्कोहल को K2Cr2O7 या H2SO4 के साथ में गर्म करने पर तीक्ष्ण गंधयुक्त एसिटाल्डिहाइड या एसिटिक अम्ल का निर्माण यहाँ से होता है। एथिल अल्कोहल में शुष्क सोडियम का टुकड़ा डालने पर बुदबुदाहट के साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण यहाँ से हो जाता है। वो हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर एथिल अल्कोहल है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? इसको मैथिलीकरण स्पिरिट बनाने में, मैंने अभी आपको बोला था कि जब पुलिस जो है अवैध शराब पकड़ती तो उसमें मेथिल अल्कोहल मिला करके उसको खराब कर देती है और मैथिलीकृत स्पिरिट में परिवर्तित कर देते हैं। पेंट, सल्फर, आयोडीन, गोंद आदि के विलायक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लोरल, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर, एथिलीन, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल आदि इन सभी के निर्माण में, यानी कि जो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहलीय पेय वगैरह जो मदिरा वगैरह के निर्माण में भी इसे काम में लिया जाता है। मोटर, हवाई जहाज ईंधन में भी इसको काम में लिया जाता है। पारदर्शक, साबुन, इत्र, अन्य सुगंधित सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसे यूज़ किया जाता है। और जीवों के परिरक्षण में भी, देखो आप कहीं किसी जीव को लग जाती है तो वो जो उनके घाव है उनको परिरक्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एथिल अल्कोहल के जो विभिन्न रूप हैं वो कौन कौन से हैं? एक कहलाता है परम अल्कोहल या एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो कि 100% शुद्ध एल्किल अल्कोहल होता है। दूसरा होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, परिशोधित स्पिरिट। आप सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे 95.87% जो अल्कोहल होता है इसे क्या कहा जाता है? परिशोधित स्पिरिट कहा जाता है। अब इस 95.9
हम बोल सकते हैं 95.87 जो अल्कोहल है इसमें 4.13% जल भी उपस्थित होता है, और ये दोनों जो है एक स्थिरपाती मिश्रण की तरह यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जिनका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद अल्कोहलिक जो पेय है उनमें जैसे बियर है, वाइन है, साइडर है, इनमें कौन कौन से स्रोत हैं और कितना % अल्कोहल यहाँ पर उपस्थित होता है उनका अनुपात यहाँ पर दे रखा है। आसूत और अनासूत अल्कोहलों को आसित करके प्राप्त कर लिया जाता है, और 30 से 35% अल्कोहल जो है वो शराबों में अल्कोहल की मात्रा है यहाँ पर, मतलब आपको नाम के साथ साथ स्रोत और अल्कोहल की प्रतिशत मात्राएं यहाँ पर दी हुई है। पावर अल्कोहल 80% परिशोधित अल्कोहल तथा 20% गैसोलीन को पावर पेट्रोल, जैसे आप भरवाने जाते हैं पेट्रोल जो अधिक आपकी कम ईंधन में अधिक दूरी तक आपकी गाड़ी चलाने में काम में लिया जाता है, उसे कहते हैं पावर अल्कोहल, जिसमें 80% तो आपका अल्कोहल और 20% आपका पेट्रोल होता है ना। इसके मिश्रण को जो वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसे पावर अल्कोहल भी कहा जाता है। आगे मैथिलीकृत स्प्रिट, मैथिलीकृत स्प्रिट कैसे बनता है? परिशोधित स्प्रिट का 80 to 90% आप ले लेते हैं, जिसमें मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं और पिरिडीन तथा नेफ्था मिला देते हैं 1%, तो आपको क्या प्राप्त होता है? मैथिलीकृत स्प्रिट प्राप्त होता है। अब अल्कोहलों का अंतः परिवर्तन कि भाई निम्न अल्कोहलों का हायर अल्कोहलों में, हायर का निम्न में, इस प्रकार से जो परिवर्तन है वो कौन सा है? अंतः परिवर्तन। अब हाँ, तो उच्च अल्कोहल जो है उनको निम्न अल्कोहलों में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है कि उच्च अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा करके इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं, जो NaOH और CaOH की उपस्थिति में, जो NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में जो है एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। यह एल्केन SO2Cl2 के साथ में अभिक्रिया करके जो है एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये एल्किल हैलाइड जो है जलीय KOH के साथ में अभिक्रिया करके निम्न अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब प्राथमिक अल्कोहल को द्वितीयक अल्कोहल में किस प्रकार परिवर्तित करवाएंगे? प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया जो है SOCl2 के साथ में करवाएंगे तो आपको जो है एल्किल हैलाइड मिलेगी। एल्किल हैलाइड की अल्कोहलिक KOH के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको एल्कीन मिलेगी। यह एल्कीन जो है HBr की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जो है Br का एडिशन यहाँ पर होगा द्वितीय कार्बन पर, और द्वितीय कार्बन पर एडिशन होने की वजह से जो KOH है इसके जलीय विलयन द्वारा यह 2 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय अल्कोहल को तृतीय अल्कोहल में परिवर्तित कर लेंगे। द्वितीय अल्कोहल की K2Cr2O7 तथा H2SO4 के उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण करवाया जाएगा तो यह किसमें परिवर्तित हो जाएगा? कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। कीटोन की अभिक्रिया जो है RMgBr के साथ में आप करवाते हैं। R3 का मतलब यहाँ पर है कि तीसरे टाइप का जो एल्किल ग्रुप है, एक टाइप का तो ये रहा, दूसरे टाइप का ये रहा, तीसरे टाइप का जो एल्किल ग्रुप है वो लेकर के इसकी RMgX के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो R ग्रुप जो यह है एल्किल ग्रुप जो है वो तो यहाँ जुड़ जाएगा और OMgBr इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, जिसका जल अपघटन करवाने पर आपको 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त या तृतीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि प्राथमिक अल्कोहल को डायरेक्ट तृतीय अल्कोहल में परिवर्तित करना है तो आप कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे? प्राथमिक अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करवाने पर इसमें से H2O जो है वो बाहर निकल जाता है और ये एल्कीन में परिवर्तित हो जाती है। वापस इसका HBr के साथ में एडिशन करवाएंगे तो 2 डिग्री कार्बन पर जो है ब्रोमीन जोड़ करके इसको 2 डिग्री अल्कोहल में परिवर्तित कर लेगा। अब 2 डिग्री अल्कोहल का K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने पर आपको यहाँ से कीटोन प्राप्त होगी, और कीटोन का फिर RMgBr यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में इस प्रकार से एक योगोत्पाद बनेगा, जिसका जल अपघटन करवाने पर आपको तृतीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। तो आज इस चैप्टर में इतना ही। नमस्कार।